ऐसा कहते हैं ना उड़न खटोला है जिससे आप ऊपर हैं, धरती के थोड़ा ऊपर चले गए हैं। अब वो आपका वो ऊपर जाने के बाद आपको जो नीचे देखने पे कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है आप उसको प्लॉट कर दीजिए, तो वो जो दृश्य दिखाई देगा वो आपको बताएगा कि एग्जैक्ट प्लेस कौन सी कहां है। बस इसी को अगर आप क्या करते हैं ड्रॉ कर देते हैं तो वो सर्वे मैप बन जाता है। ध्यान देंगे कि सर्वे मैप में सब कुछ इसके अंदर ही है। वॉट एवर यू सी इज देयर इनसाइड, जो आपके आसपास है सब कुछ है। जल्दी से आइए देखते हैं सर्वे मैप में आपको क्या क्या करना है। आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जब हम सर्वे या टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको ध्यान देना है, कुछ कलर्स हैं जिस पे ध्यान देना है। प्लीज आप कंसंट्रेट करिएगा क्योंकि यहां से अब आपका ज्योग्राफी फिनिश होने के लिए तक रुकेगा नहीं। ठीक है, तैयार है? साथ में नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए ताकि ये जो नोट्स हैं यही याद हो जाए आपको, और इसके बाद आपको ज्योग्राफी सिर्फ सुनना पड़े, देखना पड़े, लिखना ना पड़े, आपकी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाए। तो जब हम बात करते हैं सर्वे मैप की तो कुछ कॉमन चीजें जिसपे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं इस सर्वे में आपको दिखेंगे कि आपको रेड कलर के ऐसे मार्क्स दिखेंगे, लाइंस दिखेंगे। अगर आपको ये रेड कलर की ब्रोकन लाइंस दिख रही हैं तो ये है पैक ट्रैक। पैक ट्रैक मतलब होता है पैक एनिमल्स के चलने का रास्ता। अगर आपको रेड रंग की कंप्लीट लाइन दिख रही है तो ये है कार्ट ट्रैक, मतलब बैलगाड़ियों को चलाने का रास्ता। ठीक है, और अगर आपको सिंगल नहीं डबल लाइंस दिख रही हैं पर ऐसे ब्रोकन दिख रही हैं, ठीक है, तो आप समझ जाइए ये है आपकी अनमेटल्ड रोड। अनमेटल्ड रोड कैसा रोड होता है? एक ऐसा रोड जिसको डांबर से नहीं बनाया गया है, जिसको सीमेंट नहीं किया गया है, तो उसमें चाक लगा दी गई है, बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्थर लगा दिए गए हैं। ठीक है ना, आजकल पत्थरों के रोड बन रहे हैं ना, तो वो अनमेटल्ड रोड है। और एक और टाइप का देख लीजिए, जब आपको दो पैरेलल लाइंस ऐसी बनी नजर आएंगी आप समझ जाएंगे कि ये है मेटल रोड। तो ये तो हो गया कुछ कॉमन, आपको ट्रांसपोर्ट के मींस पहचानने में काम आएंगे। ये है आपके पास, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं आपको, हाँ अब आगे बढ़ते हैं कुछ और सिंबल्स जिसको आपको ध्यान देना है, जिससे आपको पहचानना है। आपको सर्वे मैप में, सर्वे शीट में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। अगर आपको कहीं सर्वे मैप में डॉट लगा करके कोई नंबर लिखा हो, स्पेशली वो डॉट ब्लैक कलर का होगा। कौन से कलर का होगा? ब्लैक। अब ब्लैक में ब्लैक करूंगा तो दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं व्हाइट लगा रहा हूं। डॉट बना होगा इसको कहते हैं, और उसके आगे कोई नंबर लिखा होगा, जैसे ये लिखा है। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? डॉट लगा है तो वो रिप्रेजेंट करता है स्पॉट हाइट। हाँ भाई स्पॉट लगा दिया ना, तो एक स्पॉट हाइट है। स्पॉट हाइट क्या होती है? स्पॉट हाइट एक प्लेस होती है जो अबव द सी लेवल है बट नॉट एक्यूरेटली मेजर्ड। इसका मतलब है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इट इज 175 मीटर अबव द जनरल प्लेस। मतलब एक्यूरेट क्या नाप करके लिखा गया? जी नहीं, इट गिव्स द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड। ये नहीं बताता है कि वहां माउंटेन है कि पीक है कि स्लोप है, ये स्पॉट हाइट है। ठीक है, एक्यूरेटली मेजर नहीं किया गया। जबकि अगर ऐसा ट्रायंगुलर बना हो और उसके आगे लिखा हो ऐसा नंबर, तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रायंगुलेटेड हाइट। अब ट्रायंगुलेटेड हाइट है, इसका मतलब है ये वो हाइट है जिसको एक्यूरेटली मेजर किया गया है। इसकी हाइट एक्यूरेटली नापी गई है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड्स एंड एक्चुअल सर्वे। ठीक है, वहां पे सर्वे किया गया और जाकर के एक्चुअली क्या किया गया? मेजर किया गया। तो ये आई है हाइट, क्या नाम है? ट्रायंगुलेटेड हाइट। एक्यूरेट हाइट है अबव द सी लेवल। और क्या बताता है? ये एक पर्टिकुलर पीक को, एक पर्टिकुलर माउंटेन को बताता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर माउंटेन की, और ये जनरल लैंड सरफेस को बताता है। तीसरा हाइट क्या है? अगर हो सकता है वहां पे बीएम लिखा हो, बीएम और नंबर लिखा हो, बीएम और ऐसे नंबर लिखा हो। बीएम फुल फॉर्म है बेंच मार्क। अब बेंच मार्क शब्द जो है वो क्या करता है? वो एक हाइट है, वो किसी प्लेस की, बिल्डिंग की, किसी एरिया की हो सकती है, और उसके टॉप पर ये मार्क एच कर दिया होता है। एच मतलब होता है वहां पर खोद के लिख देते हैं। मतलब आप देखेंगे कभी कभी सड़कों पे, जब आप पहाड़ों पे जा रहे होते हैं, ऊंचे रास्ते पे जाते हैं, वहां हाइट एक पत्थरों पे खोद के लिख दी गई होती है। तो हाइट अबव द सी लेवल बताता है, वो बेंच मार्क होता है। क्लियर है? बेंच मार्क को भी मेजर किया गया है, सर्वे किया गया है, बट उसको लिखा कैसे गया है? थ्रू अ इचिंग। ठीक है ना, पत्थर के या बड़े से मेटल के प्लेट पे लिख दिया गया खोद करके, दैट इज बेंच मार्क। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि कैसे पता करेंगे कि कहां रह रहे हैं लोग। अब लोगों के रहने को हम कहते हैं घर।
जहां लोग रह रहे हैं, घर है, तो इसको हम लोग कहते हैं हैबिटेट आम भाषा में। और अगर घर कुछ इस तरीके से रेड रंग के बॉक्सेस में बने होंगे, रेड रंग के बॉक्सेस ऐसे आपको दिखाई देंगे, अलग अलग शेप साइज के बॉक्सेस बने मिलेंगे, इनको हम कहते हैं सेटलमेंट। हाँ, बस्ती कह दो, ह्यूमन आबादी जहां रहती है। सेटलमेंट मतलब घर या हैबिटेट, या आम भाषा में बोले जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर रह रहे हैं। आपकी कॉलोनी हो सकती है, आपका शहर हो सकता है, तो ये हैबिटेट है, सेटलमेंट है। अगर सारे घर पास पास में ऐसे हैं तो इनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। बहुत कॉमन होगा कि आपको ये सेटलमेंट खोजने के लिए दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, रेड रंग के बॉक्सेस बने होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और क्या हो सकता है? हो सकता है कहीं पर कोई रोड जा रही हो, कोई रेलवे का ट्रैक जा रहा हो और उसके आसपास क्या हो, रेड रंग के ऐसे बॉक्सेस बने हो, रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्सेस बने हो। न्यूक्लिएटेड कहां पे होता है? जहां पर बहुत डेंस आबादी होती है, जहां घर बहुत पास में होते हैं। और ये रहा लीनियर सेटलमेंट कहां पे होता है? जब कोई एक लाइन में क्या हो, सेटलमेंट्स बने हो दोनों साइड्स में, तो उसे हम लीनियर कहते हैं। वो लाइन जो हो सकती है वो रोड हो सकता है, कैनाल हो सकता है, रिवर हो सकती है, बस दोनों तरफ होंगे तो उसका नाम हो जाएगा लीनियर सेटलमेंट। और सबसे आसान क्या होगा, इसको पहचानना और आसान होगा, जिसमें रेड रंग के बॉक्सेस होंगे पर कई दूर में फैले होंगे। इसकी लोकेशन कैसी होगी? फार ऑफ होगी, बहुत दूर ये फैले होंगे, स्कैटर्ड होंगे। इसका नाम है स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। इसमें सेटलमेंट्स कहां हैं? काफी दूर एरिया में फैले हुए हैं, इसीलिए इसका नाम है स्कैटर्ड। और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, लास्ट देख लीजिए, जब कभी कोई माउंटेनियस रीजन हो, तो वहां पे आपको ब्लैक रंग की ऐसे, कौन से कलर की मैंने बोला? ब्लैक कलर की। अब मैंने कहा ब्लैक पे ब्लैक नहीं ड्रॉ करूंगा, ब्लैक रंग की माउंटेनियस रीजन पे ऐसे स्ट्रीम्स दिखाई देंगी। ये स्ट्रीम्स हैं, नालाज हैं, नैरो कैनाल्स हैं, ये सब ब्लैक रंग के होते हैं। किस कलर के? मैंने कहा ब्लैक रंग के। अब ब्लैक पे व्हाइट कर दिया मैंने आपके लिए। अब इसके आसपास ऐसे सेटलमेंट दिखाई देंगे आपको, इसके आसपास आपको सेटलमेंट दिखाई देंगे। बहुत रेयर है फिनोमिना, बहुत रेयर है ये फिनोमिना। इसका नाम है, हम लोग कहते हैं रेडियल सेटलमेंट। तो 4 तरह के सेटलमेंट दिखा दिया आपको। रेडियल चौथा और आखिरी सेटलमेंट है रेडियल। ये है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, टाइप ऑफ ह्यूमन बस्ती, टाइप ऑफ कॉलोनी, जिस तरीके से लोग ग्रुप में घर बना के रहते हैं, ये 4 टाइप हैं, इनको कहते हैं सेटलमेंट टाइप्स। ठीक है, आपको ग्रिड स्क्वायर दे देगा, कहेगा इस ग्रिड स्क्वायर में, ग्रिड दे देगा, 4 फिगर ग्रिड दे देगा, और आपसे कहेगा कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा सेटलमेंट है। 4 में से कोई ना कोई श्योर होगा। सबसे कॉमन आपको ये मिलेगा, मोस्ट कॉमन आपको ये मिलने वाला है, और सबसे लीस्ट कॉमन, सबसे कम मिलेगा आपको रेडियल सेटलमेंट। ठीक है, रेडियल सेटलमेंट सबसे कम मिलेगा। बहुत अच्छे से मार्क करिएगा, सब कुछ लिख रहे हैं आप सब कुछ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका नाम है सेटलमेंट। क्लियर हो गया? सेटलमेंट्स क्लियर हो गए, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको ले चल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्रेनेज पैटर्न। सर ये ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेन मतलब होता है फ्लो। अगर किसी वाटर बॉडी के फ्लो का डायरेक्शन आपसे पूछूं, उसका शेप पूछूं कि वो क्या शेप बनाते हैं, तो उसे कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। कोई वाटर बॉडी के मूवमेंट का, फ्लो का शेप, कोई एक पर्टिकुलर शेप बनता है, उसको कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। तो एग्जांपल के रूप में सबसे पहले, अगर कहीं ब्लैक रंग की, ध्यान दीजिएगा मैं ब्लैक स्क्रीन पे कर रहा हूं, इसीलिए बार बार ब्लैक कलर बोल रहा हूं, क्योंकि यहां ब्लैक पे ब्लैक बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं, तो व्हाइट कलर का बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सो अगर क्या हो, अगर आपको ब्लैक रंग की स्ट्रीम्स दिखाई दे इस तरीके से, वैसे ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है? अगर ऐसा ब्लैक रंग की स्ट्रीम्स खूब सारी दिखाई दे, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शेप हो, कहीं से भी कुछ निकल आए, तो ये ब्लैक कलर की स्ट्रीम ये इंडिकेट करती है कि इसमें पानी अभी नहीं है। इसका मतलब है ये सीजनल स्ट्रीम्स हैं। सीजनल मतलब साल भर पानी नहीं रहता है, सिर्फ मॉनसून या रेनी सीजन में पानी रहता है, बाकी समय ये ड्राई रहते हैं। अगर ये पेरिनियल होते तो ये ब्लू कलर के होते। इसकी साइज छोटी बड़ी मोटी पतली हो सकती है। अगर ये थिक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बना रहा हूं, देखिए अगर ये थिक है, देखिए थिक है, तो इसकी साइज बता रहा है कि ये बहुत बहुत थिक, और जो नैरो भी हो सकता है, तो इस पे साइज पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। ठीक है, ब्लैक कलर का होगा, ये जरूरी है। हम लोग इस सेटलमेंट को अलग अलग नाम से देखेंगे। सबसे पहला जो देख रहे हैं, इसका नाम है डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रियाटिक जैसे लगता है
कि पेड़ का डेंड्रियाटिक, ऐसा लगेगा जैसे मानो किसी ने पेड़ बना दिया जिसमें कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, कहीं से भी कोई आगे स्ट्रीम जुड़ जा रही है और एक मेन स्ट्रीम में आके एंड हो जा रही है। जहां पर क्या हो लैंड, जहां पर लैंड क्या हो प्लेन एरिया में आ जाती है, क्या चीज फ्लैटर लैंड में आ जाती है, वहां पे ऐसा होता है, वहां पे स्ट्रीम्स ऐसा करती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। कभी कभी क्या होगा, स्ट्रीम्स परपेंडिकुलर क्या राइट एंगल पे ज्वाइन होती हुई नजर आएंगे, ऐसा लगेगा कि दे आर फॉर्मिंग अ राइट एंगल। तो राइट एंगल फॉर्म करेगी अगर स्ट्रीम्स विद द मेन स्ट्रीम, जो ये मेन स्ट्रीम है, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम है इसकी ट्रिब्यूटरीज ये सब ब्लैक कलर में होंगी, ये सब ब्लैक कलर में होंगी और ये ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल फॉर्म करेगी। हम इनको कहेंगे ट्रेलाइज पैटर्न। क्या चीज है इसका नाम? ट्रेलाइज पैटर्न। ज्यादातर जहां पर सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक सरफेस होता है, मिक्स होता है सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक सरफेस, जहां पर हम कह सकते हैं लाइम किल्न होता है, ब्रिक किल्न होता है, ऐसे जगहों पे आपको ये मिलता है। कैसे पहचान है? देखा ना आपने, देखा कि स्ट्रीम्स कैसे जा रही हैं, एंड मतलब मिल रही हैं तो स्ट्रेट पे आके मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है 90 डिग्री बना रही है विद द मेन स्ट्रीम। इनका नाम है ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न, सब ब्लैक कलर की होंगी। और देखिए और कौन सा पैटर्न है, ये आपको बहुत कॉमन मिलेगा आपके सर्वे मैप में, कि आप देखेंगे कि एक स्ट्रीम आ रही है, आने के बाद धीरे 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 डॉट 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 के रूप में रिप्रेजेंट कर रही है। क्या रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रीम? कि ये स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम आगे जाके डिसअपियर हो जा रही है, गायब हो जा रही है, क्योंकि इट गोज अंडर दी सॉइल। यहां पर बहुत बहुत धूप पड़ती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो या तो वाटर इवेपोरेट कर जाता है और या तो वो स्ट्रीम क्या होती है अंडर दी सॉइल चले जाती है, डेजर्ट सॉइल में चले जाती है, तो इसे हम कहते हैं डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग। ठीक है, ये है हमारा ड्रेनेज पैटर्न 3 हो गया। चौथा और आखिरी क्या है, कभी कभी आपको दिखाई देगा कि एक माउंटेन है। सर माउंटेन कैसे दिखाई देगा? आइए मैं आपके लिए रफ बना देता हूं। आपको ब्राउन रंग, क्या आपको ब्राउन कलर, मेरे पास ब्राउन कलर की ऐसे ऐसे स्ट्रीम दिखाई देंगी, ब्राउन कलर, रेड नहीं होगा ब्राउन होगा। आपको बस कलर के लिए, बस बताने के लिए कलर बोलता जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ब्राउन कलर की लाइंस होंगी, क्लोज्ड सर्कल फॉर्म कर रही होंगी, क्लोज्ड रिंग फॉर्म कर रही होंगी। ये ब्राउन लाइंस क्या होती हैं? व्हाट आर दीज ब्राउन लाइंस? दीज आर कॉल्ड एज कॉन्टूर्स। तो जहां पे कॉन्टूर्स हैं समझ जाइए वो हाइट शो कर रही है प्लेस। कॉन्टूर्स आर लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम हाइट। क्लियर? तो यहां पर आपको ऐसी स्ट्रीम्स अगर दिखाई दे रही है तो आप समझ जाइए कि ये एक पहाड़ है, इमेजिनरी समझिए कि आप इमेजिन करिए कि आप कहां पर हैं, हेलीकॉप्टर में हैं, ऊपर हैं, और ऊपर से आप पहाड़ की चोटी के ऊपर हैं, किसके? एक माउंटेन की पीक के ऊपर है। तो आप देखेंगे कि नदियों की धार क्या होगी, अलग अलग दिशाओं में जाती है। ये है नदियों की धार, ये रिवर ऐसे जाते हुए नजर आ रही है। ठीक है, अब आप समझ गए? क्या समझ में आ रहा है कैसे दिख रहा है? इसको कहते हैं रेडियल। ध्यान दीजिएगा, रेडियल दोनों जगह है। रेडियल का पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज भी पैटर्न में है और रेडियल सेटलमेंट पैटर्न में भी था। बस सेटलमेंट में क्या हो जाएगा, वहां रेड रेड के बॉक्सेस बन जाएंगे जो कि सेटलमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? 4 तरह के ड्रेनेज पैटर्न है, आएगा क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा। क्लियर है? ड्रेनेज पैटर्न भी बहुत क्लियर हो गया। आइए अब समझते हैं, क्योंकि सर्वे में, सर्वे शीट में, टोपोग्राफिकल मैप्स में आपको बहुत सारे लाइंस मिलेंगे जो रेड रंग के, कौन से? रेड कलर के होंगे। आइए मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं, चलिए रेड कलर का इस्तेमाल करते हुए बनेंगे ऐसे। आपको इस वर्टिकल लाइंस को ईस्टिंग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इस वर्टिकल लाइंस को? ईस्टिंग बोलते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि 4 फिगर तो थोड़ा सा बता लेते हैं, 6 फिगर में मिस्टेक होती है। 6 फिगर आने वाला है, इस साल ऐड हुआ है, जरूर आएगा उस पर बेस क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 फिगर ग्रिड समझने के लिए सबसे पहले आपने देखा कि ये वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस ईस्ट की तरफ जा रही हैं। सर आपको कैसे मालूम ईस्ट की तरफ जा रही हैं? देखिए मैप में जब भी आप देखेंगे वी लिख दीजिए, वी, तो जहां ई पॉइंट करेगा वो ईस्टिंग है, जहां डब्ल्यू पॉइंट करेगा वो वेस्टिंग है। तो ईस्ट की तरफ बढ़ती हुई लाइंस हैं, इसके नंबर ईस्ट में बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे इनके नंबर ईस्ट साइड में इंक्रीज करते हुए नजर आएगा। अज्यूम करता हूं कि यहाँ 20 लिखा है तो यहाँ 21 होगा, ये 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा एंड सो ऑन। तो नंबर आपको कहां इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है? ईस्ट साइड में। इस लाइन को हम लोग कहते हैं ईस्टिंग। ईस्टिंग्स कैसी लाइंस होती हैं? वर्टिकल लाइंस होती हैं, दे आर वर्टिकल लाइंस। ठीक है, वर्टिकल मतलब सीधी लाइंस होती हैं, सीधी लाइन होती है, सीधी नॉर्थ साउथ वाली लाइंस होती हैं, ईस्टिंग लाइंस होती हैं। हमेशा सर्वे में पहले आपको ईस्टिंग देखना होता है। क्या देखना होता है? पहले आपको ईस्टिंग, और अब जो बनाने जा रहा हूं वो है नॉर्दिंग। नॉर्दिंग कैसी लाइंस होती हैं?
नॉर्दिंग लाइंस नीचे से ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। देखिए ऐसे, ये है नॉर्दिंग लाइंस। हर ईस्टिंग और नॉर्दिंग मिला के एक बॉक्स बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। देख लीजिए आपके सामने एक स्क्वायर बनके तैयार है, एक स्क्वायर बनके तैयार है, एक स्क्वायर बनके तैयार है। ईस्टिंग और नॉर्दिंग जहां मिलती है वहां बन जाता है स्क्वायर। और नॉर्दिंग नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आती है। कहां? नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन। देखिए कहां पर जा रही है लाइन? नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है लाइन। इन लाइंस को हम लोग कहते हैं नॉर्दिंग, क्योंकि नीचे है साउथ, नीचे है साउथ, ठीक है। ऊपर जा रही है लाइन तो नॉर्थ, और नीचे है तो साउथ। और नीचे तो जा नहीं रही है, हमको तो देख रहे हैं नंबर ऊपर बढ़ रहा है। तो ये नॉर्दिंग लाइंस कैसी लाइंस होती हैं? नॉर्दिंग लाइंस, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्दिंग की लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कैसी होती है नॉर्दिंग? हॉरिजॉन्टल। सर ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वो लाइंस होती हैं जो कि, यस, जैसे हम लेटते हैं तो कैसे लेटते हैं? हॉरिजॉन्टल। और हम खड़े रहते हैं तो वर्टिकल। समझ गए? इसका मतलब है हम जब खड़े हैं तो इसका मतलब ईस्टिंग हम हैं खड़े हुए, और नॉर्दिंग जब है हम लेट गए, ठीक है। जब हम लेट गए हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होती हुई नजर आती है। कहां? नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होती हुई नजर आती है। मैं आपको इमेजिनरी नंबर से समझाना की कोशिश करता हूं। जैसे ये देखिए 07, 08, 09 और 10 एंड सो ऑन, ऐसा करता जाएगा। देखिए ऊपर की तरफ जाएगी तो इंक्रीज होगी, तो इसीलिए इसका नाम है नॉर्दिंग, क्योंकि नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए नंबर इंक्रीज होता है, इसीलिए इसका नाम है नॉर्दिंग। ऊपर की तरफ बढ़ते हुए इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है नॉर्दिंग। क्लियर हो गया? अब आपको इसमें कोई हो सकता है, आपको लेट्स अज्यूम आपको दे दिया है, कह रहा है इसका आप हमको बताइए। ये एक सेटलमेंट दे दिया है। चलिए मैं आपको बना देता हूं इस सेटलमेंट। रेड रंग के बॉक्सेस से तो आप पहचान ही गए होंगे ये सेटलमेंट कौन सा है, जब पास पास में बना हुआ है सारा, तो इसको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये सेटलमेंट कौन सा है। बताइए। इस सेटलमेंट का नाम मैं दे रहा हूं, चलो इसका नाम दे देता हूं अनाद्रा। चलो इसका नाम है अनाद्रा। आपको बताना है अनाद्रा का सेटलमेंट किस टाइप का है। हाँ कमेंट करो, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेटलमेंट अनाद्रा, और मैं आपको बता रहा हूं इसका 4 फिगर कैसे लिखेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे इसका सेटलमेंट टाइप, कौन से टाइप का सेटलमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आएगा, आपको ग्रिड बता देगा, आपको 4 फिगर ग्रिड बता देगा, और आपसे पूछेगा कि इसका बताइए कि इसका सेटलमेंट का टाइप कौन सा है। क्लियर है? जब तक मैं आपको बता रहा हूं कि आपने लिखा ईस्टिंग, और आपको अब लिखना है नॉर्दिंग। ईस्टिंग के लिए क्या यूज करिए रूल, जब आपको ईस्टिंग पता करना हो तो आप देखिए कि किस वर्टिकल लाइन के बाद आ रहा है क्या चीज। मेरे लिए, मैंने कई बार इसके लिए हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया है, के बाद, मतलब आफ्टर। क्या? अगर आप इंग्लिश समझ रहे हैं तो उसको समझिए आफ्टर। क्या चीज? आफ्टर देखना है, के बाद। मेरा कहने का मतलब है कि आपको जब किसी का ईस्टिंग पता करना है तो आपको देखना है वर्टिकल लाइंस, ठीक है, मतलब स्टैंडिंग लाइंस देखनी है आपको। तो किस स्टैंडिंग लाइन के बाद है अनाद्रा, तो अनाद्रा देखिए इस वाली स्टैंडिंग लाइन के बाद है, अनाद्रा 22 के बाद है। सो अनाद्रा का ईस्टिंग, पहले हमेशा ईस्टिंग और बाद में रिकॉर्ड करेंगे नॉर्दिंग। तो नॉर्दिंग का मतलब होता है क्या? नॉर्दिंग का मतलब होता है नॉर्थ की तरफ जाती हुई लाइन, तो के ऊपर। क्या? के ऊपर। तो किस लाइन के ऊपर है अनाद्रा? देखिए अनाद्रा 09 नाम की, 09, ये रही 09 के ऊपर है। बस इसी दोनों को मिला दो तो आपके लिए बन जाएगा 4 फिगर ग्रिड। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में? आपको कहेगा कि आपको बताना है टाइप ऑफ सेटलमेंट इन दी 4 फिगर ग्रिड 2209। तो आपको ईस्टिंग और नॉर्दिंग दोनों दे देगा, हमेशा ईस्टिंग पहले देगा, नॉर्दिंग हमेशा बाद में होगी। 4 फिगर ग्रिड है, इसीलिए देखिए 4 नंबर है इसके अंदर, देख लीजिए 2 और 2, 4 फिगर है, इसीलिए इसका नाम है 4 फिगर। तो अनाद्रा आपको मिल गया है, आपने आंसर लिख दिया है अनाद्रा का कि ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, जहां घर पास पास होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, उनके बीच में ज्यादा गैप्स नहीं होता है। मैंने कहा जहां पॉपुलेशन डेंस होती है, हाँ जैसे हमारे सिटी एरियाज में, तो आपकी कॉलोनी में भी देखिए सारे घर सटे सटे होंगे, जहां आप रह रहे हो, जिस कॉलोनी में आप रह रहे होगे वहां सारे मकान सटे सटे होंगे, क्या कहते हैं, तो वो ज्यादातर ऐसे होते हैं। चलिए बात करते हैं अनाद्रा की, तो आप समझ गए हैं। अब इसी को ही कह देगा कि नहीं नहीं
इसका 4 फिगर नहीं चाहिए, 6 फिगर चाहिए। तो सर 6 फिगर मतलब होता है एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना किसी डॉट को, क्या किसी पर्टिकुलर प्लेस का एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट बताने को कहते हैं 6 फिगर बताना, पिन पॉइंट करना। एक एग्जांपल से पहले समझा देते हैं कि 6 फिगर करने से पहले आपको क्या करना है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइन है ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हां, एक ग्रिड का डिस्टेंस, ध्यान से सुनिए, एक ग्रिड का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर। मतलब आप ऊपर जा रहे हैं तो भी ये ग्रिड कितना है 2 सेंटीमीटर है, इधर भी 2 सेंटीमीटर है। और एक ग्रिड की एरिया अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा हां, जैसे ये एक ग्रिड है, इसे कहेंगे ग्रिड। ग्रिड किसको कहते हैं? जहां पर आपके ईस्टिंग और नॉर्थिंग मिल रहे हैं, तो ये स्क्वायर बॉक्स बन रहा है, इसको कहते हैं ग्रिड। एक ग्रिड की एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर। सर कैसे आया? क्योंकि आपके सर्वे मैप में 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के बराबर है। इसका मतलब है ये लाइन भी 1 किलोमीटर है और ये लाइन भी 1 किलोमीटर है। तो 1 1 कितना होता है? 1 1 1 ही होता है। तो आपकी एरिया आ गई 1 किलोमीटर स्क्वायर। समझ में आया? किसी एक ग्रिड की एरिया क्या है? 1 किलोमीटर स्क्वायर। पर आपको अब देखना है कि अनादरा का 6 फिगर ग्रिड कैसे निकालेंगे। इसी अनादरा का निकालना है, अज्यूम करते हैं कह रहे हैं 6 फिगर ग्रिड निकालो। तो मैंने बताया कि ये एक जो लाइन दिख रही है आपको, ये 2 सेंटीमीटर की है। आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले जिस प्लेस का 6 फिगर ग्रिड निकालना है उसका आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता होना चाहिए। तो अनादरा में तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो आप क्या करिए, अनादरा को कवर करता हुआ एक सर्कल बनाइए और उस पर एक प्लस बनाइए। अनादरा को कवर कर लीजिए, कर देते हैं कवर, ये रहा। एक सर्कल बनाया मैंने और उस पर क्या किया, सेंटर मोस्ट पॉइंट खोजने के लिए प्लस बना दिया। सबसे आसान तरीका प्लस बनाना। तो आपके पास अब मिल गया है क्लियरली, अनादरा का सेंटर मिल गया है, यही चाहिए। ठीक है, अब अनादरा का सेंटर मिल गया है। अब आपको इसको 6 फिगर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब आपको क्या करना है, ईस्टिंग चाहिए। मैंने कहा हां ईस्टिंग चाहिए 6 फिगर के लिए भी, नॉर्थिंग भी चाहिए, वही सेम प्रोसेस है। बट ईस्टिंग अब 2 डिजिट का नहीं होगा, 3 डिजिट का होगा। क्या 2 डिजिट का नहीं होगा, 3 डिजिट होगा। तीसरा डिजिट कौन सा है इसमें? इसमें तीसरा डिजिट अब हम खोजने जा रहे हैं। मैं यहां तीसरा डिजिट अलग से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, स्पेस छोड़ दिया मैंने। अब हम 6 फिगर ग्रिड लिखने जा रहे हैं, अनादरा का लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक हो रही है। अब आपको क्या करना है, आपको मालूम है ईस्टिंग के लिए आप देखते हैं वर्टिकल लाइंस, ईस्टिंग के लिए आप देखते हैं वर्टिकल लाइंस, ठीक है, मतलब स्टैंडिंग लाइन देखते हैं। तो अब आपको मिल गया है कि वो 22 के बाद है। मैंने लिखा था ना के बाद, ईस्टिंग का मतलब क्या होता है के बाद। तो किस वर्टिकल लाइन के बाद है? तो अनादरा 22 वाली वर्टिकल लाइन के बाद है। देख लो ध्यान से, 22 वाली लाइन के बाद है, 22 के बाद है तो 22 हो गया। अब 22 के कितना बाद है ये पता करना है, ठीक है। 6 फिगर निकालने के लिए आपको क्या पता करना है? अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्केल से चाहे तो मेजर कर सकते हैं। मुझे यहां से देखिए, इस 22 से यहां तक का, कहां तक का देखिए, मैं डार्क कर रहा हूं। आपके पास तो मोबाइल में जूम करने की एबिलिटी होती है, प्लीज जूम करके भी देख सकते हैं। मैं जो बनाऊंगा तो जूम करके देखिए। 22 ये रही लाइन, मैं डार्क कर रहा हूं इस लाइन को। 22 से कितना आगे है इसका सेंटर, 22 से कितना आगे मिल गया सेंटर ये। तो 22, ठीक है, 22 से यहां तक का डिस्टेंस नापना है। किस में नापेंगे? मिलीमीटर में नापेंगे। किस में नापेंगे? मिलीमीटर में नापेंगे। हाँ, आप मिलीमीटर में नापेंगे। स्केल से देखिएगा, यहां से रख करके यहां तक का डिस्टेंस, क्लियर। जब आप डिस्टेंस देखेंगे वो मिलीमीटर में आएगा, आप उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा। सुन रहे, क्लियर है। स्केल में देखेंगे तो मिलीमीटर दिखाई देगा, ठीक है। अज्यूम करता हूं कि आपके पास आ रहा है, यहां पे डिस्टेंस आ रहा है, मैं लिख रहा हूं यहां पे छोटा सा। अज्यूम करता हूं कि आपका डिस्टेंस आ रहा है यहां पर डिस्टेंस आ रहा है आपका, मतलब यहां 22 से यहां तक का डिस्टेंस आ रहा है, अज्यूम करता हूं 10 मिलीमीटर। तो आप क्या करेंगे, जितना आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जितना भी डिस्टेंस आएगा स्केल से मेजर करेंगे, कहां से कहां तक, इस 22 से लेकर के इसके सेंटर तक देखेंगे, ठीक है। जहां मेरी 2 फिंगर्स दिखाई दे रही है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। पर आपका हो सकता है 9 मिलीमीटर आ रहा हो, तो हाँ स्केल से रखेंगे, यहां से यहां तक 9 मिलीमीटर आ रहा हो तो भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आ रहा होगा 4.5। आप उसको राउंड फिगर करके क्या कर देंगे, 5 बना देंगे। क्लियर, समझ में आया क्या कह रहे हैं। तो अगर डेसिमल में भी आएगा तो अगला फिगर राउंड करके लिख देंगे। तो अब आपके पास तीसरा डिजिट आ गया।
इसी तरह से क्या करना है, नॉर्दिंग निकालना है। नॉर्दिंग के लिए आपने क्या देखा था, 09, ये रहा आपका 09, आपका 09 कहां है, ये रहा आपका 09, ये 09 आपका, ये लाइन 09 आपकी, ठीक है। अब इस 09 से ये कितना ऊपर है, देखिए अब आपको कहां से कहां तक का डिस्टेंस नापना है, 09 से ऊपर, तो कितना ऊपर, ये है आपका थर्ड डिजिट। 3 डिजिट चाहिए ना नॉर्दिंग के में, तभी तो 6 बनेगा, 3 ईस्टिंग का 3 नॉर्दिंग का, तो 09 से कितना ऊपर, तो फिर डिस्टेंस यहां से यहां तक मेजर करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर देंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, किसमें मेजर करेंगे, मिलीमीटर में मेजर करेंगे। अब ये डिस्टेंस अज्यूम करता हूं कि ये डिस्टेंस आ रहा है 12 मिलीमीटर, तो आप डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, 12 बाय 2 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6, तो आप यहां लिख देंगे 6। अब आप इसको मिलाइए तो आपके पास 6 फिगर आ जाएगा, आपका 6 फिगर ग्रिड ऑफ अनाद्रा क्या बन जाएगा, 22,509,6, 22 के आगे 5 लगा और 09 के आगे 6 लगा, एक एक डिजिट दोनों तरफ बढ़ गया, तो ये हो गया आपका 6 फिगर ग्रिड ऑफ अनाद्रा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो, एक 6 फिगर ग्रिड तो आपने समझ लिया, बना लिया, क्लियर हो गया। अब एक और आपको सेटलमेंट देना दिखा रहा हूं, अब आप देखिए ये सेटलमेंट, और आपको बताना है इस सेटलमेंट का, हाँ ये रेड कलर का होगा मेरे पास, ये बॉक्सेस रेड कलर के होंगे, सेटलमेंट के कलर रेड कलर हैं। आपको इसका बताना है 4 फिगर ग्रिड, और इसका बताना है इस सेटलमेंट का नाम, देता हूं सेटलमेंट का नाम, चलो इसका नाम दे देता हूं, क्या नाम दे दूं, चलो मोरा, इस सेटलमेंट का नया नाम दे दिया मैंने मोरा, हम लोग नाम दे सकते हैं। तो अब आपको अनाद्रा और मोरा का आपको बताना है, हाँ MORA, मोरा का टाइप ऑफ सेटलमेंट, हाँ भाई तुमको बताना है मोरा का टाइप ऑफ सेटलमेंट, बताओ किस टाइप का सेटलमेंट पैटर्न है ये। रेड रंग के बॉक्स होंगे, मेरे पास रेड रंग के होने चाहिए बॉक्स, ठीक है, मैं भली व्हाइट बना दिया हूं। और आपको क्या बताना है, किस टाइप का सेटलमेंट है ये भी बताना है, और इसका 4 फिगर ग्रिड भी बताना है, अभी 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 बताओ। और क्या करना है, अब आपसे एक और चीज पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द कंपास डायरेक्शन ऑफ मोरा फ्रॉम अनाद्रा। क्वेश्चन क्लियर कर दूं, कंपास डायरेक्शन ऑफ मोरा फ्रॉम अनाद्रा, तो डायरेक्शन किसका पूछ रहा हूं, किसका, मोरा का। तो जब आपसे डायरेक्शन पूछा जाए तो आप फिर वही करिए, पहले इसका सेंटर खोज लिया आपने अनाद्रा का, अब इसका भी सेंटर खोज लीजिए, खोज लिया सेंटर, हाँ ये आ गया सेंटर बनाने की टेक्निक आ गई, आपने पूरे क्या किया, सेटलमेंट को क्या किया, अंडर सर्कल कर दिया, फिर एक प्लस बना दिया, सेंटर मिल जाएगा। अब आपके पास 2 सेंटर हैं, देखिए ध्यान से, 2 सेंटर हैं, इन दोनों सेंटर को क्या करिए, स्केल से ज्वाइन कर दीजिए। क्या कर दिया मैंने, स्केल से ज्वाइन कर दिया। अगर पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अनाद्रा एंड मोरा, तो आप स्केल से इसको मेजर कर लीजिए। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मोरा एंड, बिटवीन मोरा एंड अनाद्रा, मोरा और अनाद्रा के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, आप सिंपली इसको स्केल से रखकर मेजर कर दीजिए, आपका डिस्टेंस सेंटीमीटर में आएगा, आप उसको डिवाइड बाय 2 करके क्या करिए, किलोमीटर में लिख दीजिए, 2 से डिवाइड करके किलोमीटर में लिख दीजिए। सर क्यों 2 से डिवाइड करें, क्योंकि मैंने बताया आपके पूरे सर्वे शीट का स्केल फिक्स है, आपके सर्वे मैप में स्केल क्या है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, मतलब मैप में जो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो एक्चुअली में, वो रियल लाइफ में अर्थ में कितना है, वो 1 किलोमीटर के बराबर है। समझ आया। तो अगर आपका डिस्टेंस, ध्यान से सुनिए, अगर आपका डिस्टेंस यहां से यहां तक का, इस सेंटर से, कहां से, इस सेंटर तक अज्यूम करता हूं 20 सेंटीमीटर आ रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, आप तो मेजर करके देखेंगे, जो भी डिस्टेंस आएगा उसको कहेंगे डिस्टेंस एज क्रो फ्लाई, या डायरेक्ट डिस्टेंस, या एरोप्लेन डिस्टेंस। ध्यान से सुन लीजिए, 3 नाम मैंने बोल दिया। तो इस एरोप्लेन डिस्टेंस का, इस क्रो फ्लाई डिस्टेंस का, इस डायरेक्ट डिस्टेंस का जब आपसे पूछेगा तो आपने इसको मेजर किया, आपका आया 20 सेंटीमीटर, आप डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये लॉजिक लिखते हुए, क्यों लिखेंगे 2 से डिवाइड, क्योंकि ये लिखेंगे, और जो आंसर आएगा आप लिखेंगे 10 किलोमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन मोरा एंड अनाद्रा इज 10 किलोमीटर। पर अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन क्या था आपसे, कंपास डायरेक्शन किसका, ऑफ मोरा। तो गलती से क्या करिए, ये मत करिए कि मोरा को पे प्लस बनाइए, कहां से, फ्रॉम अनाद्रा। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोरा, मतलब डायरेक्शन मोरा का बताओ, पर कहां से, तुम कहां पर हो, तुमको अपने आप को जाके प्लेस करना पड़ेगा अनाद्रा पे।
तुम अनाद्रा पे जाके खड़े हो जाओ। क्या सही सुन रहे हो? अपने आप को अनाद्रा पे ले जाओ और वहां पर खड़े हो जाओ। ये तुम पहुंच गए अनाद्रा। यही सब क्वेश्चन आने वाला है। प्लीज, जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये स्पेसिमेन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। तो अब आपको क्या दे दिया है? आपको प्लस कहां बनाया मैंने? अनाद्रा पे। क्यों बनाया अनाद्रा पे प्लस? क्या आप अपने सर्वे मैप में बना सकते हैं? जी हां, आप पेंसिल का इस्तेमाल करेगा, आपको सर्वे मैप वापस भी करना होता है, तो इसीलिए पेंसिल से वहां प्लस बनाइएगा, सेंटर को बड़ा कर दीजिएगा। ऑब्वियस बात है, जो लाइन ऊपर जा रही है वो नॉर्थ है, नीचे जा रही है वो साउथ है, इधर मिल गया वेस्ट है, इधर मिल गया ईस्ट है। अब आपने इसको टच किया, देखिए ध्यान से, अब आप देखिए साउथ और वेस्ट। सो आपके पास डायरेक्शन का आंसर आ गया साउथ वेस्ट। सो आप कैसे लिखोगे? द डायरेक्शन ऑफ मोरा इज साउथ वेस्ट टू अनाद्रा। क्लियर है? आंसर आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। कंपास डायरेक्शन ऑफ मोरा साउथ वेस्ट। देखिए कैसे साउथ वेस्ट आया, क्योंकि साउथ और वेस्ट के बीच में है मोरा। आपको मोरा का डायरेक्शन बताना था, अनाद्रा का नहीं, क्योंकि आप तो अनाद्रा में खड़े हैं ना, क्योंकि फ्रॉम अनाद्रा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था? कंपास डायरेक्शन ऑफ मोरा फ्रॉम अनाद्रा, तो तुमको अनाद्रा में खड़े होना था, इसीलिए अनाद्रा पे तुम खड़े हो गए और वहां पे बनाया प्लस, बड़ा प्लस बनाया और डायरेक्शन लिख दिया और उससे इसके सेंटर को टच कर दिया। अब यही क्वेश्चन अगर आपको स्पीड का पूछ लेगा तो, हाँ, जैसे इस बार आया था कि मोहन नाम का एक लड़का है, वो दौड़ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हो सकता है आपको स्पीड दे दे और टाइम पूछ ले, या टाइम दे दे आपसे स्पीड पूछ ले, कोई भी हो सकता है क्वेश्चन। तो स्पीड ऑफ रनिंग ऑफ मोहन फ्रॉम अनाद्रा टू मोरा, क्या स्पीड दे दिया मैंने स्पीड दे दिया 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस मैं इसका निकाल चुका हूं, आपको मैंने बताया था डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ना, डायरेक्ट डिस्टेंस बोला होगा तो सीधे आप क्या करेंगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर को क्या करेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे। जितना भी सेंटीमीटर आएगा आप स्केल में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा आपकी स्केल में, क्योंकि आपकी रूलर तो सेंटीमीटर में होती है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा मीटर। किलोमीटर में डिवाइड बाय 2 करेंगे इस लॉजिक से। ठीक है, तो आपका किलोमीटर आ गया, मैंने कहा डिस्टेंस आ गया आपके पास। अब आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस भी है। हाँ, जूम कर लो, यहां जूम कर सकते हो भाई, तुम्हारे पास तो जूम करने का पावर है। तो आपके पास स्पीड है और डिस्टेंस है। क्या आप टाइम नहीं निकाल सकता है? आप टाइम नहीं निकाल सकता है? जी हां, आप टाइम निकाल सकते हैं। व्हाट इज द टाइम दैट मोहन विल टेक टू रीच फ्रॉम अनाद्रा टू मोरा? टाइम निकाल दो। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या हो सकता है आपको टाइम दे दे और आपसे कहे स्पीड निकालने के लिए। ठीक है, सो डिस्टेंस आपके पास है 10 किलोमीटर, स्पीड है 2, सो आपके पास आ गया 5 आवर। तो 5 घंटे लगेंगे मोहन को अनाद्रा से मोरा तक पैदल चल के जाने में, क्योंकि इसकी स्पीड दी हुई है। और मैंने कहा अगर टाइम दे देगा तो आप स्पीड निकाल देंगे, स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आपको थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको रियल लाइफ से जोड़ करके सोचा जाएगा। नाम दे करके क्वेश्चन दे देगा, यू आर राजू एंड यू आर डूइंग दिस, यू आर लिविंग एट दिस रीजन, तो व्हाट विल यू ग्रो। जैसे यहां पर क्या हो, मैं अज्यूम क्वेश्चन कर रहा हूं, एक और आगे दिखा रहा हूं आपको, एक ग्रिड स्क्वायर से और थोड़ा समझाता हूं। ठीक है, एक ग्रिड स्क्वायर से और समझिए। ये रहा आपके पास सर्वे का ग्रिड। चलिए ये देखिए, आपको इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, लेवल किया हुआ मिलेगा। अगर आपसे पूछता है एरिया, ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है एरिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जानते ही हैं एरिया निकालना बहुत आसान है। एक ग्रिड की एरिया मैंने आपको बता दी। क्या? एक ग्रिड की मैंने आपको एरिया बता दी, जैसे मैं दिख रहा हूं। अगर आपको कह देता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्रिड, क्या कह रहा है, एरिया निकालो ऑफ ग्रिड 07209 and 20224। तो आपको पहले क्या पता करना है, ये ग्रिड पता करने हैं। 07 से 09 कितने ग्रिड होंगे? 2 ग्रिड होंगे। देखिए माइनस करके देख लीजिए, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, और यहां पे यहां तक कितने ग्रिड्स होंगे? 24 से 20 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 ग्रिड आएंगे। टोटल कितना आ गया? 8, 4 2 जा 8, सो 8 ग्रिड्स हो रहे हैं। ठीक है, 8 ग्रिड्स हो रहे हैं, और एक ग्रिड की एरिया कितनी है? 1 ग्रिड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। कैसे निकाला था? मैंने कहा था आपके हर एक ग्रिड में
1 सेंटीमीटर नीचे और 1 सेंटीमीटर ऊपर, हाँ सॉरी 1 किलोमीटर नीचे और 1 किलोमीटर ऊपर की लेंथ है। इसका मतलब ये स्क्वायर है, तो 1 बन जा 1। सो एक ग्रिड की एरिया क्या है 1 किलोमीटर स्क्वायर। L इंटू बी करोगे तो यही आएगा। तो 8 ग्रिड्स की एरिया कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ दी आ गया। अब आपको हो सकता है क्या करे, किसी ग्रिड स्क्वायर में आपको कहीं ऐसे बना हो, ब्लू रंग का ऐसा सर्कल बना हो, है ना, आपसे कहे कि ये ब्लू सर्कल क्या है, और ब्लू कलर जब दिखाता है और ऐसे राउंड बनाकर दिखाता है तो हम इसे कहते हैं लाइंड पेरिनियल वेल है। क्या है, लाइंड पेरिनियल वेल है। और अगर व्हाइट रंग का बना हुआ है और उसके अंदर क्या है ब्लैक 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 डॉट्स बने हुए हैं, हाँ भाई मेरा ब्लैक और व्हाइट समझ गए ना, ये जो व्हाइट कलर के ऐसे सर्कुलर सेमी सर्कुलर बने हुए दिखाई देंगे, फिक्स शेप नहीं है इसका, बने दिखाई देंगे, तो ये टैंक इरिगेशन है। किसी ग्रिड में बना है ऐसे खूब सारे, तो समझ जाइए कि वहां पे नेचर ऑफ इरिगेशन क्या है, टैंक है। क्या, टैंक इरिगेशन। टैंक आर नेचुरल डिप्रेशंस, ठीक है, विच कलेक्ट्स द रेन वाटर। क्योंकि ये ब्लैक कलर के होते हैं, इसमें अंदर अंदर ब्लैक होता है, इसका मतलब है ये सीजनल टैंक्स हैं। और ये ब्लू कलर का दिख रहा है तो ये लाइंड पेरिनियल वेल है। पेरिनियल है मतलब कि इसमें साल भर पानी रहेगा। दे हैव वाटर समथिंग, मतलब सम वाटर बॉडी विच हैज वाटर थ्रू आउट द ईयर, दे आर कॉल्ड एज पेरिनियल। क्लियर। तो ये पेरिनियल वाटर बॉडीज है, पेरिनियल वेल है, लाइंड पेरिनियल वेल है। अगर कहीं आपको इस टैंक के आसपास, ध्यान से देखिए, इस टैंक के आसपास ऐसे लिखा हो और ऐसे करके निशान बना दिखाई दे, ऐसा लगता है कि किसी ने क्या कर दिया, कैप बना दिया टैंक को। हाँ लग रहा है किसी ने कैप बना दिया, और उसके आगे भी लिख दिया है, अज्यूम करता हूं कि आगे लिख दिया है 3R। तो ये R जब बढ़ा जाता है तो इसे कहते हैं रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट क्या होती है, हाइट भी हो सकती है, डेप्थ भी हो सकती है। क्या चीज, ये R, ये है क्या, ये तो ये है एम्बैंकमेंट। क्या है ये, एम्बैंकमेंट। ये एम्बैंकमेंट की निशान है। क्या, ये टैंक था, टैंक के चारों तरफ, सॉरी एक तरफ क्या बना हुआ है, एम्बैंकमेंट बना हुआ है। व्हाट इज एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट इज अ वॉल विच प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ डायरेक्शन टू वन साइड। इसका मतलब है टैंक जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो पानी इधर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर दीवार बनी हुई है, उस हाइट ऑफ द वॉल है 3 मीटर। ये 3R क्या बता रहा है, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट 3 मीटर है। क्या, हाइट बता रहा है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 3 मीटर अबव, 3 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो सी से नहीं मेजर करते हैं, जो नॉर्मल प्लेस है जहां पर आप उससे ग्राउंड से ऊपर अबव द ग्राउंड मेजर करते हैं। ये है रिलेटिव हाइट। आर शब्द रिलेटिव हाइट होता है, ये किसी बेल के सामने भी लिखा हो सकता है, तो भी वहां क्या करेंगे, रिलेटिव डेप्थ बता देंगे, क्योंकि वो हाइट भी हो सकती है, डेप्थ भी हो सकती है। क्लियर है। आपको क्या करने का आ सकता है, आपको मेजर करने का आ सकता है, रिवर अगर बनी हो और रिवर का डायरेक्शन पूछा जा सकता है। क्या चीज, रिवर और रिवर का डायरेक्शन। आप देखेंगे कि जिस फ्लो में रिवर जा रही है उससे आप पहचान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसको, जरा इसको देखिए। अब इसमें रिवर का डायरेक्शन पता करना हो, मान लेते हैं रिवर है मानस या बानस, ये रिवर है बानस, बानस नदी लिखा होगा इसमें, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब आपसे कह देगा कि इसका डायरेक्शन पता करो, तो 3 तरीके से रिवर का डायरेक्शन निकाला जा सकता है। सही, 3 तरीके से। पहला तो कई बार इसके अंदर एरो लगा होता है, कुछ इस तरीके से एरो लगे होते हैं, तो अगर ये एरो लगा हुआ है तो आप तो तुरंत बता देंगे कि डायरेक्शन ऑफ द रिवर क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, नदी का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। क्लियर है। एक आसान तरीका ये हो गया, आपने एरो देखा बता दिया। हो सकता है आपको एरो न लगा हो, तो क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, देखिए एरो हटा दे रहा हूं, अब एरो नहीं लगा है तो कैसे बताएंगे कि नदी का डायरेक्शन क्या है। तो आप देखेंगे कि नदी के आसपास कहीं स्पॉट हाइट तो नहीं है, जैसे यहां पर कोई स्पॉट हाइट या ट्रायंगुलेटेड हाइट तो नहीं है, हो सकता है ट्रायंगुलेटेड हाइट बनी हो यहां पर, तो ये हाइट ऑफ द प्लेस बताते हैं बेसिकली। तो अगर एग्जांपल देता हूं, यहां पे हर स्पॉट हाइट लिखा हुआ है 175 और यहां लिखा हुआ है स्पॉट हाइट 120, साफ साफ दिख रहा है कि यहां की हाइट ज्यादा है। कैसे मालूम, जूम कर लो भाई, पहले इस इमेज को जूम कर लो, देखो यहां पे 175 है स्पॉट हाइट, तो इस रीजन की जनरल सरफेस एरिया 175 मीटर है। तो और यहां पे 120 मीटर है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये ऊंचा पॉइंट है, नीचा पॉइंट है। तो हमेशा पानी ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर अपने आप से नहीं जाता है जब तक कि आप पंप न लगा दे। तो इसका मतलब है कि रिवर इज फ्लोइंग टू दिस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या दिख रही है, वेस्टवर्ड। ऐसे भी पहचान सकते हैं। तीसरा और आखिरी तरीका है, जहां रिवर नैरो है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये भी नहीं है, स्पॉट हाइट भी नहीं दिख रहा है, चलिए हटा देता हूं स्पॉट हाइट भी, मैं स्पॉट हाइट भी हटा रहा हूं आपके लिए, देखिए हटा दिया मैंने स्पॉट हाइट। ठीक है, अब ये स्पॉट हाइट भी नहीं है यहां पर। ठीक, अब आपके पास स्पॉट हाइट भी नहीं है, अब आपको पता करना है कि रिवर का डायरेक्शन क्या है। ना स्पॉट हाइट है,
ना एरो लगा है। अब कैसे पता करें? तो जहां रिवर नैरो है, जहां पतली है, अक्सर वो हाइट वाले एरिया में, ऊंचे वाले रीजन पे, माउंटेनियस रीजन पे, जिसे हम कहते हैं अपर कोर्स में, वहां रिवर नैरो होती है और नीचे आते आते उसमें कई सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ जाती हैं, कई सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ जाती हैं, वो ब्रॉड हो जाती है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि यहां से ऊंचा पॉइंट है, यहां से नीचा पॉइंट है, सो डायरेक्शन ऑफ रिवर इज वेस्टवर्ड। जहां पे ब्रॉड हो रही है समझ जाइए कि रिवर उस दिशा में जा रही है। अब क्लियर हो गया? इसका मतलब है ये प्लेन्स की तरफ बढ़ रही है आगे। क्लियर है? वेरी क्लियर है। डायरेक्शन ऑफ द रिवर्स भी निकाल सकते हैं। सेटलमेंट पैटर्न आ गया, ड्रेनेज पैटर्न आ गया। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, ग्रिड बेस्ड क्वेश्चन आएगा। क्या? ग्रिड बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको ग्रिड के हिसाब से क्वेश्चन देगा, आपको ग्रिड दे देगा, ठीक है, और ग्रिड से क्वेश्चन पूछेगा देख करके। ठीक है, कह देगा ग्रिड में क्या है वैल्यू। अगर आप कोई ग्रिड दे दिया, अज्यूम करता हूं आपको ग्रिड दे दिया है, देखिए मैंने एक ग्रिड बना दिया आपके लिए, जरा सा देखिए तो आपको ग्रिड दे दिया है 0, हाँ ये ग्रिड दे दिया, अज्यूम करता हूं आपको दे दिया, ग्रिड दे दिया, ये ग्रिड देखिए ध्यान से। अब एक ग्रिड दे दिया, क्या देगा? ग्रिड 2109। क्या नंबर है इसका? ग्रिड है 2109, सही है। पहले ईस्टिंग फिर नॉर्थिंग, चेक करो 2109। इस ग्रिड में कहेगा 2 मैनमेड फीचर बताओ, 2 नेचुरल फीचर बताओ। तो मैनमेड फीचर वो होते हैं जो हम हैं, मतलब इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। तो मैनमेड फीचर में क्या क्या हो सकता है? इसमें आपको इसमें ट्रैक मिल सकता है, याद है ये वाला ट्रैक मैंने सिखाया था, कार ट्रैक मिल सकता है, अनमेटल्ड रोड मिल सकता है, पैक ट्रैक मिल सकता है। पैक ट्रैक में क्या हो जाएगा मैंने बताया था आपको, ठीक है। हो सकता है आपको पुलिस स्टेशन मिल जाए, आपको मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, जैसे मैंने कहा पुलिस स्टेशन मिल जाएगा, या पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस मिल जाएगा, लिखा होगा। यहां पे आपको टेंपल मिल जाएगा, आपको टेंपल मिल जाएगा यहां पर। और क्या मिल सकता है? आपको सेटलमेंट पैटर्न मिल सकते हैं, हाँ वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट होगा, ऐसे रेड रंग के बॉक्सेस बने होंगे, तो आप बता देंगे कि ये सब क्या है? ह्यूमन मैनमेड। और इसके अलावा नेचुरल क्या हो सकता है? स्ट्रीम्स हो सकती है, वो नेचुरल हो सकती है, स्ट्रीम्स नेचुरल होती है, ध्यान दीजिएगा। और क्या हो सकता है? वेजिटेशन वहां पे नेचुरल होती है, ट्रीज बनी होंगी, ट्रीज का निशान ऐसा होगा, ये सर्वेड ट्रीज होती है। ऐसा निशान आपके मैप में बहुत दिखेगा, ऐसा आपको निशान बहुत दिखेगा, रेड कलर का नहीं होगा, ये ब्लैक कलर का होगा। ये सर्वेड ट्री, मतलब जिस ट्री को मार्क किया गया है, निशान लगाया गया, पेड़ पे नंबर लगा हुआ है, सर्वेड ट्री है ये। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और क्या मिल सकता है आपको? और क्वेश्चन के रूप में क्या मिल सकता है आपको? मैनमेड और ये फीचर आ गया। अब आपको हो सकता है कि कहीं आपको सर्वे में, कहीं एक रीजन में आपको येलो कलर बहुत दिखेगा। ओहो, कौन सा कलर दिखेगा? मैंने कहा सर्वे के एक रीजन में येलो कलर ज्यादा दिख रहा है, और येलो कलर ज्यादा दिख रहा है किसी सर्वे में, आपको येलो कलर का मतलब शेडिंग दिखेगी वहां पर। तो येलो कलर जहां ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, येलो कलर बताता है वहां पर एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। क्या है वहां पर? एग्रीकल्चर वहां का मेन ऑक्यूपेशन है। तो जिस सर्वे में येलो कलर ज्यादा है तो समझ जाइए वहां पे लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर। और अगर लाइट ग्रीन दिख रहा है, कौन सा ग्रीन? लाइट ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रेजिंग, क्या ग्रेजिंग दिखाई देगा, वहां का मेन ऑक्यूपेशन है। कैटल एंड रेयरिंग, शीप रेयरिंग हो सकता है, ग्रेजिंग, रेयरिंग, ठीक है, शीप रेयरिंग, कैटल रेयरिंग, ये उनका मेन ऑक्यूपेशन हो सकता है। और अगर कहीं पर, मिटाऊं उसको, और अगर कहीं पर आपको ज्यादा डीप ग्रीन कलर दिखाई दे, क्या ग्रीन कलर दिखाई दे आपको सर्वे में, और वो भी डार्क ग्रीन दिखाई दे, तो आप समझ जाइए वहां पर फॉरेस्ट्री मेन ऑक्यूपेशन है। क्या वहां के लोग क्या करते हैं? फॉरेस्ट्री करते हैं। अक्सर लिखा होता है ओपन जंगल, स्क्रब या रिजर्व फॉरेस्ट, तो समझ जाइए फॉरेस्ट्री वहां का मेन ऑक्यूपेशन है, लंबरिंग वहां के मेन ऑक्यूपेशन है, जंगल और उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना वहां का मेन ऑक्यूपेशन है। अगर व्हाइट कलर आपको बहुत दिखेगा तो आप लिख सकते हैं वहां पर क्या है? लाइम किल्न है, लाइम की भट्टी, लाइम किल्न, ब्रिक किल्न वहां पे बहुत है, ब्रिक किल्न चूने की भट्टी है, और ईटे की भट्टी है, लाइम किल्न, KILN, किल्न, KILN, किल्न, भट्टी जानते हैं? हाँ, जहां पे ईटे बनते हैं ना, KILN, किल्न, लाइम किल्न, ब्रिक किल्न। यहां पर जहां पर अगर सर्वे मैप में, ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं सर्वे मैप में बहुत सारा व्हाइट पैचेस है, बहुत सारा व्हाइट पैच है, पूरा व्हाइट 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 कलर है, तो वहां पे ये मेन ऑक्यूपेशन होगा, वहां व्हाइट पैचेस है। और अगर व्हाइट पैच के साथ ऐसे व्हाइट पैच के साथ ऐसे ऐसे ब्लैक रंग के, ये व्हाइट रंग का पैच होगा और ऐसे ब्लैक रंग की लाइंस होंगी ऐसे। अगर आपके सर्वे मैप में व्हाइट रंग की पैच पूरा व्हाइट कलर में, ये ब्लैक ब्लैक ऐसे निशान बने होंगे, तो ये है बैड लैंड। क्या है? बैड लैंड, अनफर्टाइल लैंड है, पार्च्ड लैंड है,
पार्च लैंड है, ये ब्रोकन ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, ब्रोकन ग्राउंड। सर ये कैसा ग्राउंड होता है, ग्राउंड टूट गया क्या? हाँ हाँ, जब सॉइल सूख जाती है, ड्राई हो जाती है और स्टिकी और क्लेई सॉइल होती है, तो ऐसा लगता है कि गर्मी के दिनों में उसमें पपड़ी छूट रही है, ऊपर से क्रम्बल कर जाती है, सॉइल के थिक क्रस्ट क्या होते हैं, उखड़ के अलग हो जाते हैं और ऐसा दिखता है। ये एक अनफर्टाइल लैंड है, अनफर्टाइल लैंड है ये, समझ गए? ये व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में ब्लैक रंग की लाइन होगी, मेरे में उल्टा मैंने बनाया हुआ है, मेरा बोर्ड जो है वो ब्लैक है और मैंने व्हाइट की लाइन बनाई है, आपको सर्वे मैप में उल्टा दिखेगा, व्हाइट रंग का ग्राउंड होगा और ये ब्लैक रंग की लाइंस होंगी। क्लियर है? इस तरीके से आपको पता कर लेना होगा कि ये ब्रोकन ग्राउंड है, यहीं पे क्या होता है, ये ऑक्यूपेशन ज्यादा होता है, ये क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल जगह नहीं है, क्योंकि लैंड ही फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ जमीन नहीं है, पपड़ियां लैंड की सॉइल की उखड़ गई है धूप और पानी के मिलने से। क्लियर हो गया? चलिए अब आपको ले चलते हैं, एक रियल सर्वे मैप दिखा देते हैं और आपको यस स्क्रीन पे दिखा देते हैं। कहां गया मैप, रियल सर्वे मैप देख लीजिए, आइए फटाफट सर्वे मैप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से है। देखिए ये अगर निशान दिख रहा है, इसे कहते हैं सैंड ड्यून्स। अब आप देखिए, आपको क्लियर कट दिखेगा, थोड़ा जूम कर लीजिए तो अपनी इसके इमेज को, तो ठीक है, आप सर्वे मैप को देखिए, ये जूम करते हुए, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये है सैंड ड्यून। सैंड ड्यून मतलब मिट्टी का टीला है, क्योंकि रेगिस्तान इलाका है। और ये व्हाइट कलर दिख रहा है, ये यही व्हाइट लैंड बोल रहा था आपको, ये व्हाइट लैंड जो है यही है क्या, बैड लैंड है, ब्रोकन ग्राउंड है, मैं लिख रहा हूं बैड लैंड, अनफिट फॉर कल्टीवेशन है। और ये डबल पैरेलल लाइन देखिए जाती हुई नजर आ रही है, ये दो पैरेलल लाइन चलते बनाती जा रही है, इस दो पैरेलल लाइन का नाम है मेटल्ड रोड। दिखा आपको मेटल्ड रोड, ठीक है। ये सब देखिए कलर क्या है, यही है आपका ब्रोकन ग्राउंड। देखिए ब्लैक कलर की लाइन है सारी, देखा हुआ बना हुआ, थोड़ा जूम कर लीजिए तो जरा सा। और ये देखिए यहां पर साफ साफ देखिए ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है इस रीजन में, तो ग्रीन रीजन दिख रहा है, तो यहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा ग्रीन रीजन पे, येलो रीजन पे एग्रीकल्चर होगा, यहां पर होगा फॉरेस्ट्री या ग्रेजिंग। ध्यान दीजिएगा ऑक्यूपेशन। क्लियर है? आप देखिए ट्रायंगुलेटेड हाइट, यहां देखिए जरा, तो इस पॉइंट पे आइए, इसको जूम करिए, देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगुलेटेड हाइट क्लियर दिखाई दे रहा है। और यहां पर आइए जूम करिए इसको, देखिए यहां पे स्पॉट हाइट लिखा हुआ है, और वहां देखिए 10R लिखा हुआ है, देखिए उसके बगल में 10R लिखा हुआ है। ये सैंड ड्यून की हाइट 10 मीटर अबव द ग्राउंड है, देखिए 10R लिखा है। मैं क्लियर करता हूं, जरा सा जूम करके देखिए इस पोर्शन को जूम करके देखिए, वहां 10R लिखा है, ठीक है। तो ये स्पॉट हाइट बता रहा है उस प्लेस की। ये रहा देखिए रामपुरा, रामपुरा है ना, तो यहां देखिए सेटलमेंट कुछ इस तरीके से, देखिए एकदम पास पास में रेड रंग के बॉक्सेस बने हुए हैं, ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बता रहा है आपको। क्लियर है? सर्वे मैप क्लियर है, दिख गया आपको? चलिए आपको ये देखिए सर्वे मैप में आपको क्लियर कट मार्किंग करके दिखा रहा है, रेलवे लाइन भी दिखा रहा है आपको क्लियर कट। और आपको अगर किसी चीज का डाउट हो, किसी साइन का डाउट हो, तो प्लीज यहीं पे साइन दिया हुआ है नीचे, यहां पर साइन दिया हुआ है, किसकी क्या साइन है, साइन इससे अंदर देख लिया करिए। एक चीज और बता दूं फटाफट जल्दी से एक और देख लीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से। अब 10 मार्क्स तो गारंटी तुम्हारे आ जाने वाले हैं, अगर फॉलो किया होगा, पक्का गारंटी है। चलिए अब आप देखिए, आपको ब्राउन रंग की अगर रिंग्स दिखाई दे रही थी, तो मैंने बताया ये ब्राउन रिंग्स अगर ऐसे दिखाई दे रही है, ये क्लोज्ड सर्कल टाइप की दिखाई दे रही है, ये ब्राउन रिंग्स होती हैं कॉन्टूर। क्या बताती हैं? लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल हाइट। तो अगर यहां पे नंबर लिखा है 100, तो इसका मतलब है ये हाइट इसकी कितनी होगी, 100। तो अगली हाइट पता है कितनी होगी, 120 होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्टूर इंटरवल 20 मीटर का है। क्या? 20 मीटर का कॉन्टूर इंटरवल है। दो कॉन्टूर के बीच का डिस्टेंस फिक्स है हमारे सर्वे शीट्स में। कितना है कॉन्टूर इंटरवल? 20 मीटर का, मतलब 20-20 का गैप होगा। अगर कॉन्टूर लाइंस कहीं पे बहुत पास हैं, कहीं पे बहुत नजदीक हैं, जैसे कि आप यहां देखिए इस साइड कॉन्टूर की लाइन बहुत पास है और यहां कॉन्टूर का गैप ज्यादा है, तो यहां पर इस साइड होगी स्टीप स्लोप। क्या होगी? स्टीप स्लोप, एकदम तेज ढलान होगी, एकदम नीचे आ जाएगा। और यहां होगी जेंटल स्लोप, मतलब कुछ इस तरीके से होगा शेप, देखिए कुछ इस तरीके से शेप होगा। यहां पे एकदम सीधे नीचे, धड़ाम नीचे, ऊपर से धड़ाम नीचे, और यहां पे लुढ़कते। समझ गए? तो ये जेंटल स्लोप है जहां पे कॉन्टूर इंटरवल दूर है। हाँ, अगर कहीं पर ऐसी लाइंस हो, शेडेड करके लाइंस हो, ऐसे करके लाइन हो, तो ये जनरल स्लोप ऑफ द लैंड बताती हैं। ठीक है, जनरल स्लोप ऑफ द लैंड बनाती हैं। इन्हें हम कहते हैं हैचरीज। क्या बोलते हैं इनको? हैचरीज। ये शेडेड लाइन की टाइप की दिखती हैं, ये जनरल स्लोप ऑफ द लाइन बनाती हैं। और फॉर्म लाइंस कैसी होती हैं? FORM। ये कैसी होती हैं?
हैचरीज तो समझ में आ गया आपको। हैचरीज क्या बताती हैं? जनरल स्लोप बताती हैं। और हैचरीज क्या होती है? ये भी फॉर्म लाइंस क्या होती हैं? ये कॉन्टूर लाइंस होती है, ब्राउन रंग की होती है पर ब्रोकन ग्राउंड होती है। कैसी होती है? ब्राउन ही कलर की होती हैं पर ये ब्रोकन होती है, टूटी होती है। इनको हम कहते हैं फॉर्म लाइंस। ये भी क्या बताती हैं? हाइट बताती हैं। क्या? हाइट ऑफ द प्लेस अबव सी लेवल बताती हैं। क्लियर है? चलिए अब सर्वे को खत्म करते हैं और बढ़ते हैं मैप की तरफ और आपको ले चलते हैं मैप की मार्किंग की ओर। चलिए मैप के मार्किंग की तरफ बात करते हैं। आपके मैप में क्या क्या करना है, क्या मैप्स आपके पास है। देखिए आपका मैप जो आपके पास आ रहा है कुछ इस तरीके से है। मैं आपको सारा मैप मार्किंग एज पर दी सिलेबस बताऊंगा और उस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट हिंट दूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा 10 नंबर। थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा पेशेंस करना है, क्योंकि नाम है महा मैराथन, तो इसको तो फिनिश करके ही हम मानेंगे, उसके बिना आराम नहीं करेंगे। क्या कहते हैं? हाँ, अगर आप थक जाते हैं तो मैंने कहा था थोड़ी देर आईज को रिलैक्स करा दीजिए। हाँ, अपने आईज को थोड़ा सा ब्लिंक कर लीजिए और क्या करिए, पानी का ग्लास आसपास रखिए। अगर आपने डिनर का टाइम हो चुका होगा या नहीं किया होगा तो हल्का सा डिनर करिए, हैवी मत करिएगा नहीं तो सो जाएंगे। हल्का सा डिनर करिए और फिर बैठे रहिए साथ में मेरे। चलो, तो ये है स्क्रीन पर आपके, हाँ, मेरे सुपरस्टार सुपर चार्ज रहते हैं मेरे साथ। क्या कहते हैं? तैयार है ना? चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि फुल पाना है इसमें भी। तो ये है आपका पूरा सिलेबस। मुझे सिलेबस ध्यान है, मैं आपको बस सिलेबस का एक पैटर्न दिखा दे रहा था। ये आपके सिलेबस में मैप्स हैं। आइए मैं शुरू कर रहा हूं आपको बताना। मैं आपको इसमें एक बेसिक रूल भी बताता जाऊंगा कि अगर क्वेश्चन में मार्क करेगा तो आप क्या करेंगे, लेबल करेगा, शेड करेगा तो आप क्या करेंगे या कैसे करेंगे। आइए बेसिक रूल से शुरू कर रहा हूं। ये रहा आपका सर्वे मैप। सर्वे मैप बोला, इंडिया का मैप, सॉरी, मैप ऑफ इंडिया। मतलब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या कहने को कहेगा, कलर एंड शेड करने के लिए कहेगा। तो प्लीज एप्रोप्रिएट कलर यूज करिएगा। ध्यान से सुन लीजिए, एप्रोप्रिएट कलर यूज करना है। ब्राउन फॉर माउंटेन यूज करना है और ब्लू फॉर वाटर बॉडीज यूज करना है, येलो फॉर डेजर्ट यूज करना है, ब्राउन और ऑरेंज फॉर प्लेटो। हाँ, प्लेटो के लिए येलो भी मैंने देखा था, कई बार अलाउड हो जा रहा था, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आपको ये कलर पैटर्न ही फॉलो करना है। क्लियर है? ये पैटर्न, कलर पैटर्न आपको ध्यान देना है, शेड एंड कलर ये करना है। अब आपको ले चल रहे हैं अगले पॉइंट पर। आपको किसी प्लेस को मार्क करना है तो प्लीज एक्यूरेटली मार्क करिए। हो सके तो मार्क को एरो से दिखाइए, क्लियरली शो दैट पॉइंट विद एन एरो। और क्या करना है, कीप द मैप नीट एंड क्लीन। ऑब्वियस सी बात है, शार्प पेंसिल ले जाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। ब्लैक बॉल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर कट लिखा है, ब्लैक बॉल पेन यू कैन यूज। मैप पर ध्यान से, बहुत ज्यादा कट नहीं होना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट टू राइट इंडेक्स नंबर, यूआईडी नंबर और आंसर नंबर ऑन द मैप ऑल्सो। मैप के कॉर्नर पे लिख दीजिएगा अपना यूआईडी नंबर। और क्या ध्यान देना है, इंडेक्स फॉर शेडिंग। अगर आपने किसी प्लेस को शेड किया, अज्यूम करते हैं कि आपने रेड सॉइल शेड किया, आपने ब्लैक सॉइल शेड किया, तो आपने ब्लैक सॉइल का शेड बनाया ऐसे। ये आपका अपने मन से हो सकता है, यू कैन पुट एनी डिजाइन। तो इसको आप लिखिए कि ये आपकी ब्लैक सॉइल है। इसे कहते हैं हम लोग लेजेंड बनाना, ठीक है। ऐसा आप लिखिए। अगर आपने रेड सॉइल को इस तरीके से बनाया है, आपने मैप में ऐसे शो किया है, तो आप लिखिए ये हमारी रेड सॉइल है। हाँ, आपको इसमें जहां मार्क करेंगे ब्लैक सॉइल, जैसे मान लेते हैं आपने ब्लैक सॉइल यहां मार्क किया, कह रहा है मार्क या शेड वन रीजन ऑफ ब्लैक सॉइल, तो आपने यहां पे क्या किया, ब्लैक सॉइल को मार्क कर दिया। गुजरात पे आपने मार्क कर दिया, मार्क वन या शेड वन रीजन, शेड वन रीजन, तो आपने शेड कर दिया और लिख दिया, ठीक है, यहां पर ब्लैक सॉइल। क्लियर? यहां बना दिया ये निशान और यहां लिख दिया। तो शेडिंग करना है, प्रॉपर से शेडिंग करना है, एग्जैक्ट लोकेशन पे शेडिंग करना है और ओवर शेडिंग नहीं करना है, ज्यादा बढ़ा के मत करिएगा शेडिंग। डॉट और ट्रायंगल का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। पीक बना रहे तो ट्रायंगल बना दीजिएगा, सिटी मार्क करे तो रेड रंग का सर्कल मार्क कर लीजिएगा। और क्या करना है, रिवर्स को प्रॉपर मार्क करिएगा, हेड से लेके माउथ तक मार्क करिएगा। ट्रिब्यूटरीज को मार्क भी करना होगा तो ध्यान से मार्क करेगा, मैं भी शो करूंगा कैसे मार्क करना है। और क्या करना है, रीड द क्वेश्चन, ऑब्वियस बात है, केयरफुली है। शेड बोले तो शेड करिए, लेबल बोले तो लेबल, शेड एंड लेबल बोले तो ध्यान से करना है। और माउंटेन पीक्स खास करके ये रहा, स्टार्टिंग हो रहा है जो आपके सिलेबस में है, ये मैं मार्क करना शुरू कर रहा हूं, आप जूम कर लीजिएगा जरूरत के हिसाब से, ठीक है। इस वाले मैप में हम सारे माउंटेन पीक्स आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आपको क्वेश्चन में बताते जाएंगे कि क्या क्वेश्चन से नाम आएगा, आपको क्या मार्क करने को आएगा, ठीक है। डायरेक्टली हो सकता है ना बोले कि मार्क K2, हो सकता है आपको बोल दे मार्क दी सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड,
अब आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज क्या है? सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड K2। पूरा नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। हाँ, ये एक एक्सप्लोरर का नाम है जिसने इसको खोजा था। ठीक है, तो अगर मार्क करना होगा तो कहां मार्क करेंगे? यहां मार्क करेंगे, इस काराकोरम रेंज में मार्क करेंगे K2। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैंने कहा कश्मीर को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा इंडेंट करता वैसे नजर आता है, फिर ऐसे मुड़ जाता है। तो इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे देखिए, यहां पर इसके नीचे जूम करके देख लीजिए, आपको दिखाई देगा K2 निकल जाएगा उसके ठीक नीचे, यही है हमारा। हाँ, क्या इसके अंदर मार्क करना है? बहुत नहीं, थोड़ा सा उसको मैं ठीक कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा ठीक कर दूं, बहुत नीचे नहीं है, इसके टिप पर है मतलब। ठीक है, K2 क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको मार्क करने हैं और माउंटेन्स। मैं आपको दिखाने के लिए ब्लैक कलर की पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूं, ब्लैक से मार्क करके दिखा रहा हूं। आप ब्राउन यूज करिएगा जब आप माउंटेन्स को शेड करेंगे, कलर करेंगे तो। ठीक है, शेड करने के लिए आएगा तो ब्लैक से ब्राउन से करिएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं काराकोरम। देखिए आपके पास ये इंडस रिवर है, तो इंडस जैसे नदी है वैसे ही उसके पैरेलली, क्या उसके पैरेलल ही काराकोरम माउंटेन चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी माउंटेन नदी को कट करता हुआ नहीं निकलना चाहिए। मतलब जब आप माउंटेन बनाएंगे तो काराकोरम को, यहां मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, काराकोरम को जैसे आप मार्क कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप किसी रिवर को काट करते हुए नहीं जा सकते किसी माउंटेन के। ठीक है, मतलब आप ऐसे नहीं बना सकते कि इसको कट करता हुआ बना जाए, ये गलत हो जाएगा आपका। क्लियर है, ऐसा नहीं बना सकते आप। आगे बढ़िए, काराकोरम के बाद है आपके पास, देखिए माउंट एवरेस्ट या हिमालयस। हिमालयस मार्क करते हैं, एवरेस्ट नहीं है। हिमालयस देखिए थोड़ा सा इंडेंटेड है, तो यहां से कट करता हुआ आएगा और फिर आपको नजर आएगा इंडिया, भूटान और ये यहां तक। तो एक आर्क है, ध्यान से देखिए, नेम द माउंटेन रेंज या मार्क द माउंटेन रेंज विच इज 2400 किलोमीटर एंड इज इन अ शेप ऑफ एन आर्क। किसके शेप में है? ऐसे कुछ शेप है, इंडस से शुरू होता है, देखिए इस शेप, यहां से इंडस से शुरू होता है और यहां पे आर्क जैसा शेप बनाता है। ये इसका नाम है हमारा ग्रेटर, क्या ग्रेटर हिमालयस या हिमाचल, हिमाद्री। आज का हिमाद्री भी इसका नाम है। ठीक है, हिमालयस बोले सिंपल तो भी, तो क्या एक पहाड़ है? नहीं, मैंने कहा ये चेन ऑफ माउंटेन्स है, हजारों लाखों पहाड़ है इसके अंदर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, आपको इसमें मार्क करना है अरावलीज। तो अरावलीज कुछ इस तरीके से शिफ्ट, जहां ये रिवर आपको दिखाई दे रही है, ये रिवर है चंबल, चंबल रिवर है, और चंबल रिवर के जैसा चलता हुआ नजर आता है आपको अरावलीज। अरावलीज का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है कि वो पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मानसून है। यहां है आपके अरावलीज। अरावलीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट ओल्ड माउंटेन, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के भी अरावलीज हैं। ठीक है, कैसे माउंटेन्स है? देखिए यहां से जाने वाली जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं इसके वो पैरेलल हैं। ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं इसके ये पैरेलल हैं। नतीजा क्या होता है कि जब थार डेजर्ट, यहाँ रेगिस्तान क्यों बन जाता है, यहाँ पर राजस्थान पे, वेस्टर्न राजस्थान पे रेनफॉल क्यों नहीं पड़ती है? तो साउथ वेस्ट मानसून लाइज पैरेलल टू द अरावलीज, तो पैरेलल है तो इसीलिए उसके बगल से गुजर जाती है, रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, और क्या मार्क करना है? देखिए अरावलीज के बाद आपको क्या मार्क करना है? अरावलीज के बाद आपको मार्क करना है, हाँ अरावलीज के बाद आपको मार्क करना है वेस्टर्न ईस्टर्न घाट। देखिए वेस्टर्न घाट की जब मार्किंग करना शुरू करेंगे तो तापी नदी के नीचे से शुरू करिएगा, बिलो दी तापी रिवर। और वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूअस, ध्यान से सुनिएगा, एक कंटिन्यूअस चेन में है, बीच में ब्रेक नहीं है वेस्टर्न घाट में। जबकि ईस्टर्न घाट जब आप मार्क करेंगे तो ये है हमारी महानदी, इसके ऊपर से शुरू करिएगा और ये ब्रोकन है, क्या है? टूटे हुए हैं, देखिए बीच बीच में ये है ईस्टर्न घाट। ये घाट क्या होते हैं? वाटर घाट। तो मैंने कहा था वेस्ट लिख दोगे मैप में, W वेस्ट हो गया, और ईस्ट तो वेस्टर्न ईस्टर्न V लिख दो बस आ जाएगा। तो ईस्ट में है ईस्टर्न घाट, हाँ ईस्टर्न, ईस्ट में है ईस्टर्न घाट और वेस्ट में है, यहां पर है वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। क्लियर है? ये तो क्लियर हो गया। ध्यान से देखा, ब्रोकन कहां पर है? ईस्टर्न की तरफ है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पेनिनसुलर रिवर है उसको कट करता हुआ घाट नहीं जा सकता। व्हाट इज घाट?
हाँ, घाट आर लो लाइंग हिल्स, थोड़े कम ऊंचे पहाड़ों को घाट कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट जल्दी से देखें। यहां पर एक हिल है, यहां पर एक हिल है जिसका नाम है नीलगिरी हिल्स। कुछ इस तरीके से है, जैसा ये शेप है ऊपर की तरफ कावेरी रिवर्स में, इसी का नाम है नीलगिरी हिल्स। हाँ, नीले रंग की गिरी है क्या, नीले रंग का पहाड़ है क्या? हाँ, हिंदी में कहते हैं नील पर्वत, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स अपने प्लांटेशन क्रॉपिंग के लिए फेमस है नीलगिरी। और देखिए आपको ये दिखाई देगा बांग्लादेश। मैं आपको बांग्लादेश दिखा दूं जो इंडिया से अलग कंट्री है। पहले इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ये रहा। और हमने इसको क्या किया है, जीत करके, यस इंडिया ने इसको जीत लिया था 10 अगस्त 1971 में। और जीतने के बाद हमने इसको क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया देश। ये है बांग्लादेश, दिख रहा है आपको बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के इधर यहाँ पे पहले है गारो, फिर है खासी और आगे है जैंतिया, सीक्वेंस में है। आपको स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी। जी गारो, के खासी, जे जैंतियास। गारो खासी जैंतियास ये तीनों क्या है, पार्ट ऑफ द हिमालयाज इन द ईस्ट है, पूर्वांचल के पार्ट है ये। और क्या नाम है देखिए, उसके बाद है आपके पास माउंट कंचनजंगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया। वर्ल्ड नहीं बोला मैंने, वर्ल्ड का कौन है, K2। मैंने पूछा इन इंडिया, एक पहाड़ की चोटी जो इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। हाँ, ये देखिए आपको यहां दिखाई देगा, यहां पर ऐसे कुछ दिखाई देगा आपका। ये है, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ये शेप, ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा सिक्किम। हमारा स्टेट है सिक्किम, नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम। इस तरफ नेपाल है यहां पर, ठीक है, और इस तरफ है भूटान। यहां भूटान है और यहां नेपाल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में है हमारा सिक्किम, है ना, शिवलिंग की तरह दिख रहा है, देखिए ध्यान से, तो हमारे शिवलिंग की तरह दिख रहा है। ये जो सिक्किम है हमारे इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। और यहां पर ध्यान से देखिए, दो चीज मिलने वाली है। इस तरफ मार्क करेंगे तो इधर है कंचनजंगा। क्या है यहां पर, कंचनजंगा इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन, इंडिया का, वर्ल्ड का नहीं। इसका मैंने बोला इंडिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा। कहां पर है, देखिए टुवर्ड्स नेपाल की साइड है। और जबकि इस साइड मार्क करेंगे, देखिए ध्यान से, तो इसका नाम है नाथुला। क्या नाम है इसका, नाथुला पास। पास क्या होता है, मैंने कहा पहाड़ों के बीच से रास्ता होता है जिससे उस तरफ जाया जा सकता है। नेचुरल रीजन होता है, अपने आप नेचर में ही बना हुआ एक गैप टाइप का बना होता है पहाड़ों के बीच का, जिससे उस तरफ जा सकते हैं, उसे कहते हैं पास। तो आमने सामने है, नेपाल की तरफ है कंचनजंगा और भूटान की तरफ है नाथुला पास। एक्चुअली ये चाइना की तरफ भी चला जाता है बेसिकली, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले चल रहे हैं, सारे हो गए। डेक्कन प्लेटो कहां है, तो ये बीच में है डेक्कन प्लेटो। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को छोड़ दो तो ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, मैं शेड कर दे रहा हूं। ये है शेडेड रीजन, आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है डेक्कन प्लेटो। क्लियर। आपको आसान प्लेस एक बता दूं, ये है नर्मदा रिवर जो कि आपके अरेबियन सी में जाती हुई नदी है। ये है तापी रिवर। नर्मदा और तापी के बीच में टुवर्ड्स नर्मदा की तरफ है सतपुड़ा रेंज। क्या नाम है इसका, सतपुड़ा रेंज। कहां पे है, ऊपर की तरफ है, नर्मदा के पास है ये सतपुड़ा रेंज। और उसके ऊपर ऐसे जाता हुआ, ऊपर की तरफ जाता हुआ नाम है विंध्याचल या विंध्य रेंज। विंध्य देवी नाम की एक देवी का मंदिर है यहां पर, विंध्याचल। माउंटेन्स नियर दी नर्मदा रिवर। अबव दी नर्मदा कौन सा है, विंध्याचल, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। और नर्मदा और तापी के बीच में है कौन सा, सतपुड़ा रेंज। क्लियर है। एक रिवर है दामोदर। ये रिवर देखिए स्टोर ऑफ बंगाल के नाम से जानी जाती है। इस दामोदर रिवर के पास में यहां पर एक और प्लेटो है जिसको कहते हैं प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया, विच इज द मोस्ट मिनरल ग्राउंड। इंडिया का सबसे बड़ा मिनरल ग्राउंड कहां, तो छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर बनाते समय इसका ध्यान देंगे कि आप रिवर को टच नहीं करेंगे, ठीक है, रिवर्स को टच नहीं करेंगे। छोटा नागपुर प्लेटो रीजन, ठीक है। इंडिया का सबसे फर्टाइल, सबसे ज्यादा फाउंडेड मिनरल ग्राउंड यहीं पर ही है, यहीं पर है। आपको पता होना चाहिए, झरिया, सिंहभूम यहीं पर है,
क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? ये सारा क्लियर हो गया? हाँ, अगर मैप है आपके पास तो यही सेम मैप आने वाला है, यही मैप आएगा ही। आइए प्लेन्स की बात करते हैं, प्लेन्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्लेन्स की। जब आप बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स की, तो आपके पास शुरू होता है कोस्टल प्लेन्स जस्ट बिलो दी तापी। ये तापी रिवर है, ध्यान दीजिए, तापी के नीचे से शुरू हो रहा है प्लेन्स। अब इस प्लेन को 3 रीजन में बांटना है। यहां वाले प्लेन्स थोड़े से, कोस्टल प्लेन्स थोड़े नैरो हैं। क्या चीज? यहां वाले कोस्टल प्लेन्स नैरो था, उसको ऊपर कर दूं, 1 मिनट ऊपर कर देता हूं। यहां वाले जो कोस्टल प्लेन्स हैं थोड़े नैरो हैं। कौन से? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थोड़े नैरो हैं। नैरो मतलब पतले हैं, ठीक है? मैं मार्क करने जा रहा हूं आपके लिए। जहां पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, देखिए तापी रिवर के नीचे से शुरू हो रहे हैं और थोड़ी दूरी पे जाने के बाद इसका नाम खत्म हो जाएगा। इसका नाम है कोंकण कोस्ट, फिर ये आ रहा है कनारा कोस्ट और आखिरी में है आपका मालाबार कोस्ट। ध्यान दीजिएगा, जब आप कोस्ट मार्क करेंगे तो आपको कोस्टल रीजन मार्क करना है, बहुत इनडेप्थ मत मार्क करिएगा। क्या? बहुत अंदर मत मार्क करिएगा और बॉर्डर को मत मार्क कर दीजिएगा, बाहर मत आ जाइएगा प्लीज। आपको लाइन जो बनी हुई है कोस्टल, उसके थोड़ा अंदर मार्क करना है, थोड़ा थिक मार्क करना है, जैसे मैंने मार्क किया है। पहला रीजन आप पहचानेंगे कैसे? यह है आपका ऊपर वाला कोंकण, इसमें महाराष्ट्र कवर हो जाता है। क्या चीज? महाराष्ट्र कवर हो जाता है। पहला कोस्ट है कोंकण, उसके बाद है देखिए यहां पर है रिवर कृष्णा, दिख रहा है आपको? ये रिवर कृष्णा है और ये रिवर कृष्णा की तुंगभद्रा नाम की ट्रिब्यूटरी है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, जहां पे तुंगभद्रा दिख रहा है नीचे की तरफ, ये रिवर देखिए, ये रिवर, और इन दोनों के बीच में एक और कोस्ट है, इसका नाम है कनारा कोस्ट। कैनारा कोस्ट और उसके नीचे है तमिलनाडु का कोस्ट, जिसका नाम है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट तमिलनाडु का कोस्ट है। क्लियर है? समझ में आ गया? और यहां पे आ जाएंगे तो आप, तो यहां पे आपको, जहां पे ये महानदी है, महानदी के ऊपर से, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है और ये थिक कोस्ट है, ये उससे थिक एरिया है। थिक मतलब ये थोड़ा डेंस एरिया है, ज्यादा बड़ा एरिया है। यहां पर ईस्ट के कोस्ट ज्यादा थिक एरिया में है, ज्यादा बड़ी एरिया में है। ध्यान से सुन लीजिएगा, देखिए कैसे मैंने शेड कर दिया। इसका नाम है नॉर्दर्न सरकार्स। ये जो कोस्ट है नॉर्दर्न सरकार्स हैं। कहां पर है ये कोस्ट? आपको वेस्ट में मिला थे 3 कोस्ट, आपको ईस्ट में मिल रहे हैं 2 कोस्ट, जिसमें ऊपर वाला कोस्ट है नॉर्दर्न सरकार्स। यस, नॉर्दर्न सरकार्स। और यहां देखिए ये रिवर जो है, ये है गोदावरी। गोदावरी और ये रहा कृष्णा। तो गोदावरी कृष्णा के बाद से शुरू होते हैं। थिक एरिया ये भी है, ऐसे मार्क कर दीजिएगा, थिक रीजन। देखिए शेडेड कर देना है, थिक रीजन नीचे तक जाएगा। ये देखा आपने कैसे मैंने मार्क कर दिया, थिक रीजन मार्क कर दिया। ये रीजन है आपका कोरोमंडल कोस्ट, ये वो रीजन है, देखिए लास्ट तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। थोड़ा थिक एरिया है, मतलब वेस्ट के कोस्ट नैरो है, पतले हैं, ईस्ट के कोस्ट थोड़े थिकर हैं, ब्रॉड है। ये है हमारा कोरोमंडल कोस्ट। यही वो रीजन है कोरोमंडल कोस्ट जिसको विंटर्स में रेनफॉल मिलती है। नेम वन रीजन, नेम वन स्टेट इन इंडिया विच रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर एंड व्हाई, क्यों मिलती है, ये भी आपको बताना है। चलो, कोरोमंडल कोस्ट वो कोस्ट है, किस स्टेट में इस कोस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा लाई करता है? इन विच स्टेट द मेजर पार्ट ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट लाइज? आपको बताना है, तुमको बताना है, ठीक है? अब आते हैं थार डेजर्ट, मार्क कर देते हैं। तो आपको राजस्थान आना पड़ेगा, वेस्टर्न राजस्थान पढ़ाना पड़ेगा। यहां पर इसको थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? कुछ सारे क्लियर हो गए। और आपको कहेगा गंगा प्लेन मार्क करना है, तो ये पूरा रीजन जहां पे गंगा है वहां से होते हुए आपको आ जाना है। ये रहा गंगा प्लेन। यहां से थिक है रीजन, देखिए, क्योंकि यहां रिवर ज्यादा है, और यहां नैरो होता जा रहा है क्योंकि रिवर सिंगल हो गई है, कम हो गई है। तो ये है आपका गंगा प्लेन। क्लियर है? वेरी क्लियर है। चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं, मेन रिवर्स की बात करते हैं। सारी रिवर्स एक ही बार में दिखा देते हैं आपको। कैसे मार्क करेंगे? देखिए, सबसे मेन रिवर आपकी इसमें इंडस दिख रही है, तो अ रिवर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द मानसरोवर, या अ रिवर विच गिव्स ओनली 20% वाटर इन इंडिया एंड रेस्ट इन पाकिस्तान, तो उस रिवर का नाम है इंडस। बहुत बड़ी नदी है, देखिए यहां से शुरू हो रही है, इंडिया में सिर्फ इतनी है बस। इंडिया में इसका बस इतना ही हिस्सा है, जितना मैं आपको दिखा रहा था उसमें से 20% हिस्सा इंडिया में है। तो ये अरेबियन सी में जाने वाली एक रिवर है, अरेबियन सी।
और यहां पर क्या है, बे ऑफ बंगाल। कैसे, यहां पर बांग्लादेश है, याद है, यहां पे हमारा बंगाल नाम का स्टेट है, इसी बंगाल से नाम है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और इंडियन ओशन कहां है, ऑब्वियस सी बात है इंडिया के नीचे है, इंडियन ओशन है। दी ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, सिर्फ एक ओशन है जो दुनिया में जो कंट्री के नाम से है, इंडियन ओशन। यस, बाकी सारे ओशन कंट्री के नाम से नहीं है। आते हैं, तो आपने इंडस रिवर मार्क कर दिया, ब्लू कलर से लिखेंगे आप, सॉरी ब्लू कलर से मार्क करेंगे और रिवर इंडस लिखेंगे। ठीक है, ये है आपका लेबल करना उसको। इंडस के बाद देखिए सीक्वेंस में है, इंडस मेन रिवर है, इंडस मेन रिवर है तो झेलम, देखिए झेलम सीक्वेंस है, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर सतलज, और सतलज की ट्रिब्यूटरी ब्यास। तो ये मेन रिवर सतलज है, ये जो छोटी नदी है ये है ब्यास। ठीक है, ये सब आके किस में मिल रहे हैं, इंडस में मिल रहे हैं। मेन रिवर इंडस है, और इंडस की ये 4 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें ब्यास सतलज की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब आपको मिल गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये रहा झेलम, लिख दिया मैंने। देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है झेलम, यहां से लेकर के यहां। अब देखिए डायरेक्टली झेलम आकर के इंडस को नहीं मिल रही है, ये डायरेक्टली इंडस को नहीं मिल रही है, देखा, पहले आपस में मिल रही है। चलिए मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, पहले इंडस से मिलने से पहले ये देखिए स्वयं आपस में मिल रही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले आपस में मिल रही हैं। तो ये झेलम, उसके नीचे है चिनाब, बस जहां तक मिल रही है वहीं तक मार्क करना है, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज लंबी नहीं होती हैं, ट्रिब्यूटरीज को पूरा नहीं मार्क करना होता है। कहां से कहां तक मार्क करना है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, बस ट्रिब्यूटरीज यहीं तक मार्क करना होता है। जो मेन रिवर होती है वो पूरी मार्क होती है, पूरी। ठीक है, मेन रिवर में ही आके ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ती हैं। ठीक है, तो आगे पास चेनाब हो गया। अब आपके चेनाब के आगे देखिए, ये है चेनाब के आगे रावी। ठीक है ना, यहां है रावी, और ये रही सतलज। सतलज और रावी मिल रही हैं, देखिए सतलज और रावी मिल रही हैं, और ऊपर से आने वाली रिवर भी रिवर रावी में जुड़ रही हैं। ये जो रिवर है सतलज है ना, इसकी ट्रिब्यूटरी है ये ब्यास। मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म बी, ब्यास ऊपर की तरफ है बी। क्लियर हो गया। आइए अब दूसरी रिवर देखिए जो गंगा से जुड़ी हुई रिवर है। सबसे पहले गंगा, क्योंकि जो पहली रिवर है वो गंगा है, और जो बाद वाली रिवर है, पीछे वाली रिवर है यमुना है। गंगा और पीछे है क्या, यमुना। ठीक है, अब सीक्वेंस में ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, ध्यान से देख लीजिएगा, सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, गंगा इसमें मेन रिवर है। तो अगर गंगा मार्क करने को आएगा तो क्या मार्क करेंगे, देखिए ध्यान से, गंगा मार्क करने को आएगा तो ये माउथ ऑफ द गंगा, गंगोत्री से शुरू करेंगे और पूरा कैरी करते हुए ले जाएंगे, क्योंकि ये सारी रिवर्स जब गंगा में जुड़ेंगी तो वो सब गंगा बन जाएंगी। रिवर्स विच ज्वाइन द गंगा विल बिकम गंगा, बिकॉज गंगा इज द मेन रिवर। ठीक है ना, गंगा जाके खत्म हो रही है बे ऑफ बंगाल में, यहां बना रही है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है ना, ये है सुंदरबन डेल्टा जहां पे सुंदरी ट्री पाई जाता है। क्लियर, गंगा दिख गया आपको। आइए और रिवर देखिए, गंगा के आगे, यस, गंगा के जो पहली ट्रिब्यूटरीज आगे आ रही है ये गोमती है। गोमती, मैंने GO लिख दिया, यहां पर है गोमती। गोमती के बाद है घाघरा, ये रही घाघरा GH, ये है गंधक GANDA के गंधक। और जो सबसे आखिरी नदी है इसको कहते हैं सौरो ऑफ बिहार, इस नदी को कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। क्या नाम है, कोसी। क्या नाम है, कोसी रिवर, सौरो ऑफ बिहार। अक्सर ये रिवर फ्लडेड में रहती है, सबसे ज्यादा बिहार में तबाही लाती है ये रिवर कोसी। ये नेपाल से आती है, नेपाल को पूरा फ्लडेड कर देती है, माउंटेन रीजन से आती है और खूब हैवी फ्लडेड, फ्लैश फ्लड आता है इसके अंदर, अक्सर बाढ़ में रहती है नदी। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, गंगा की ट्रिब्यूटरी पहले गोमती, फिर दूसरी घाघरा, तीसरी गंधक, तीनों सीक्वेंस में है। मैं ऐसे याद करा रहा हूं, देखिए गो घ गा, ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए GA गंधक, GH घाघरा और GO, आप इसको सिंबल से याद कर लीजिए, गा घ घो मतलब AHO। देखिए सबसे पहले गंगा के नजदीक कौन सी है, गोमती, फिर घाघरा, फिर गंधक, फिर मतलब O, फिर H, फिर A। ठीक है ना, रिवर्स में चल रहा है OHA।
और आखिरी में है कोसी। दिखाई दे रहा है आपको? और आपको देखिए इधर आ जा रहे हैं तो आपको मिल जा रही है यमुना। जब आपको यमुना मार्क करना होगा तो प्लीज इतना मार्क करिएगा जितना मैं करके दिखा रहा हूं। यहां पर आके यमुना और गंगा मिल रही है, खत्म, यमुना का काम खत्म। यमुना और गंगा जहां मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे यमुना और गंगा मिलेंगी उस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा प्रयागराज। तो आपको प्रयागराज भी मिल जाएगा और इसी रीजन पे आपको मिल जाएगा, स्केल से खींच देंगे, यहीं से आपको मिल जाएगा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या मिल जाएगा? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन? 82.5 डिग्री ईस्ट, ऐसे लिख सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या 82.5 डिग्री ईस्ट, दोनों करेक्ट है। ठीक है, इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बताने वाली ये टाइम जोन है। ठीक है, 82.5 कहां से निकलती है? जहां पे गंगा और यमुना मिल रहे हैं, प्रयागराज से निकलती है। देखिए श्रीलंका को टच नहीं कर रही है, ध्यान से देखिएगा। अब रिवर चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। देखिए चंबल रिवर है, ये रही चंबल रिवर। चंबल के बाद है बेटवा, चंबल बेटवा, ये दोनों ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। और ये रिवर जो है जिसका नाम है सोन रिवर, ये रिवर है गंगा की। देखिए गंगा में आके ज्वाइन कर रही है सोन रिवर। बेटवा और चंबल आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना। देख लीजिए यमुना में ज्वाइन कर रही है, दिख रहा है आपको? तो जब आपको चंबल मार्क करना होगा तो यमुना के आगे मत मार्क करेगा, जहां यमुना को ज्वाइन कर रही है बस वहां पे आके रुक जाइएगा। क्लियर है? ये रही दामोदर रिवर, जिसको कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल इसलिए क्योंकि मैंने कहा ये भी फ्लडेड रिवर रहती है। मैं मु लिख दे रहा हूं, जगह नहीं मेरे पास लिखने के लिए। दामोदर आपको एरो लगा के लिखना चाहिए। अगर आपके पास मैप में क्लियर ना जगह हो तो आप ऐसे करके देखिए, ऐसे करके बाहर लिख दीजिए, लिख दीजिए रिवर दामोदर। आप ऐसे करके मैप में बाहर लिखिएगा, मैप को नीट एंड क्लीन बनाइएगा। इधर आ जाइए, ये रिवर नर्मदा है, ये तापी रिवर है जिसमें मैंने कहा 2 माउंटेन रेंज आपको निकल आएगी। इधर आ जाइए, सिर्फ 2 बड़ी मेन रिवर है जो आपको अरेबियन सी जाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिया में है। 2 मेन रिवर्स ऑफ द इंडिया दैट आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द अरेबियन सी और टुवर्ड द वेस्ट। 2 वेस्ट फ्लोइंग बड़ी नदी है, नर्मदा और तापी। नर्मदा बड़ी है, तापी छोटी है। नर्मदा और तापी, ठीक है, अमरकंटक हिल से निकलती है नर्मदा नदी। और ये रही महानदी, उड़ीसा के अंदर पाए जाने वाली नदी है महानदी। ठीक है, महानदी के बाद आती है गोदावरी, विच इज रिवर इज कॉल्ड एज दी गंगा ऑफ द साउथ। द रिवर, मार्क द रिवर विच इज गंगा ऑफ द साउथ, गोदावरी। एंड दिस इज कृष्णा। कृष्णा इसमें मेन रिवर है। कृष्णा की जो ये नीचे वाली ट्रिब्यूटरी दिख रही है, जो नीचे दिख रही है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नीचे है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, तुंगभद्रा मेन रिवर नहीं है, कृष्णा मेन रिवर है। एंड देन लास्ट रिवर ये बची आपकी, द सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया, द सदर्न मोस्ट इंडिया रिवर ऑफ इंडिया, कावेरी। स्पेलिंग देख लीजिएगा, कावेरी। ठीक है, ये सारी रिवर्स जो है बे ऑफ बंगाल फ्लो करती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्लियर है? अब वेरी क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आपकी सारी रिवर्स क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ जाएं, आगे। अब आपको कुछ वाटर बॉडीज और मार्क करा दे रहे हैं, थोड़ा क्विकली करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो आपका रिवर है इसका नाम है झेलम। इसी झेलम से ऊपर आपके पास थोड़ा सा ऊपर है वुलर लेक। एक्चुअली वुलर लेक क्या है? झेलम द्वारा फीड किया जाता है, लेक विच इज फाउंड इन दी बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, कश्मीर के बांदीपुरा या बौंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और वहां पर है ये वुलर लेक। ये थोड़ा सा ऊपर रीजन में है वुलर लेक, WULAR, वुलर लेक। वैसे बता दूं, झेलम रिवर पे ही सिचुएटेड है श्रीनगर। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। ठीक है, रिवर झेलम यहीं पर है। और चिल्का लेक कहां पर है? देखिए, यह महानदी है, महानदी के बगल में आपको काला सा निशान दिखाई दे रहा होगा। ये कुछ निशान अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से निशान था, ये ऐसा निशान था, है ना। इसका नाम है चिल्का रिवर, सॉरी चिल्का लेक। चिल्का लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक, अ लेक विच एंटर्स इनटू द सी। लेक और सी क्या है? साथ में है चिल्का लेक, समुद्र से मिला हुआ लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है। और क्या है आपके पास? देखिए, आपके पास है इसमें गल्फ ऑफ कच्छ। ये रहा गल्फ ऑफ कच्छ, मैं आपके लिए शेड कर दे रहा हूं, आप ब्लू कलर का इस्तेमाल करिएगा। इसका इस्तेमाल करेंगे, ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे, गल्फ ऑफ कच्छ।
क्लियर। गुजरात में है कच्छ, यहां पे कच्ची भाषा बोली जाती है। कौन सी? कच्ची भाषा। यहां पर मैं डॉट लगा रहा हूं समझाने के लिए आपको। यहां पे है रान ऑफ कच्छ, यहां पे सिंधियों का सबसे बड़ा, हाँ सिंधी कम्युनिटी की भाषा, सिंधी भाषा को कच्ची भाषा भी बोलते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा हब है इनका यहाँ पर, ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर भी इनका यहीं पर ही है। और यहां पर नीचे की तरफ देखिए, यहां पे मैं शेड कर रहा हूं, ब्लू कलर इस्तेमाल करिएगा प्लीज। ये रहा गल्फ ऑफ खंबत, ये बहुत बड़ा इंडिया का एरिया है जहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत कहां पर है? देखिए जान मदद आपकी दिख रही है, उसके ऊपर जो दिख रहा है गल्फ दिख रहा है। गल्फ क्या होता है? एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी होता है विच हैज नैरो ओपनिंग एंड इट इज कवर्ड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स। 3 साइड है इस वाटर बॉडी के, देखिए यहां भी लैंड है, यहां भी लैंड है, यहां भी लैंड है, 3 साइड से लैंड कवर्ड है, ठीक है। नीचे आ जाइए, देखिए यहां से देखेंगे, ऊपर से शेड करेंगे यहां पर, तो यहां पर इसका नाम है पार्क स्ट्रीट, पाल्क स्ट्रीट। इट्स अ नैरो सी विच जॉइंस, सॉरी विच सेपरेट्स श्रीलंका एंड इंडिया, नाम है पार्क स्ट्रीट। और नीचे से मार्क करेंगे, देखिए ये राम सेतु बना हुआ है, यहां पे नीचे से मार्क करेंगे तो यहां पर है गल्फ ऑफ मन्नार। हाँ मन्नार की खाड़ी इसका नाम है, गल्फ ऑफ मन्नार। नीचे की तरफ से मार्क करेंगे देखिए तो आपको गल्फ ऑफ मन्नार दिखा देगा। यहां पे ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहा होगा आपको, जूम करके देख लीजिएगा, वो क्या है जी? वही है राम सेतु। इसी मार्ग से श्री राम लंका तक गए थे, समुद्र में रास्ता बनाया गया था ना, कहते हैं ना, वो है। आइए इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, आपको यहां दिखाई देगा अंडमान, और ये नीचे है निकोबार, यहां पर है अंडमान सी। क्या है अंडमान के पास? अंडमान सी, बड़ा रीजन है अंडमान सी। अंडमान सी एक बहुत बड़ा रीजन है, इसके अंडमान के आसपास बहुत बड़ा रीजन है। अंडमान ऊपर है, निकोबार आइलैंड नीचे है, और यहां पर क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड है आपके, ठीक है। लक्षद्वीप और केरला के बीच में लक्षद्वीप सी, लक्षद्वीप सी, लक्षद्वीप और किसके बीच में है? क्लियर। एक पास बचा है काराकोरम पास, बता दूं यही रहा काराकोरम पास, टिप पे है यहां पर, ठीक है। काराकोरम पास ऊपर रहा, और मैंने नाथुला पास तो पहले दिखा दिया था आपको, कहां दिखाया था? सिक्किम और चाइना बॉर्डर पे बना हुआ है नाथुला, नीचे वाला नाथुला से, ऊपर वाला काराकोरम है। क्लियर। चलिए जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। देखिए आपको बताना है लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, तो बहुत आसान है। लॉन्जिट्यूड तो मैंने आपको दिखा दिया, लैटिट्यूड आपको दिखा दे रहे हैं। आपको इसको क्रॉस करना है, देखिए इसको क्रॉस करना है, और यहां से इसको क्रॉस करना है, बस अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। कोशिश करिए सेमी सर्कुलर लाइन बनाएंगे तो और बेटर रहेगा। क्या है ये आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 22.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी से बना चुका हूं, आपको मालूम ही है। साउथ वेस्ट मानसून कहां से ओरिजिनेट करता है? यहां से ओरिजिनेट करता है, इंडियन ओशन से ओरिजिनेट करता है, सबसे पहले स्ट्राइक करता है केरला में, यह है हमारा साउथ वेस्ट मानसून। क्यों नाम है साउथ वेस्ट मानसून? क्योंकि ये साउथ और वेस्ट की दिशा से आता है। देखिए यहां वेस्ट है और यहां साउथ है, तो साउथ और वेस्ट से निकल रहा है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून की इस ब्रांच को कहते हैं हम लोग बे ऑफ बंगाल ब्रांच, सॉरी इस तरफ है अरेबियन सी ब्रांच, और यहां से जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स निकलेगी यहां से, तो उसका नाम हो जाएगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ध्यान दिया आपने? दोनों में अंतर क्या है? ये साउथ वेस्ट मानसून 2 ब्रांचेस में ब्रेक हो जाता है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और दोनों आके मिलते हैं हरियाणा और पंजाब में, ठीक है। और ये अरेबियन सी ब्रांच जो है यही पैरेलल टू द अरावलीज है, इसीलिए राजस्थान ड्राई बन जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां हो रहा है? यहां पर हो रहा है। व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंटर में होने वाला एक फिनोमिना है। विंटर में क्या होता है? एक लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट करता है नियर दी मेडिटेरियन सी, और वहां से लो प्रेशर सिस्टम शिफ्ट होता हुआ फ्रॉम ईरान, इराक, पाकिस्तान टू इंडिया आ जाता है। इससे होता क्या है? इट कॉजेज सडन रेन इन द विंटर्स। हाँ अभी ठंडी के दिनों में ही आपके आसपास, घर के आसपास कुछ दिनों तक बारिश पड़ी होगी, वो इसी का कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सिर्फ विंटर रेनफॉल करता है, और वो भी नॉर्दर्न रीजन्स में, नॉर्थ में, साउथ में नहीं करता है, ठीक है। और क्यों होता है? कहां से आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? तो मैंने बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन द प्रेशर बेल्ट्स होता है, सीजनल शिफ्ट इन द प्रेशर बेल्ट्स।
आइए कुछ मेन मेन चीजें मार्क कर दें। अगर आपको मार्क करने के लिए कहेगा कि एरिया ऑफ अलुवियल सॉइल मार्क करो, तो मैंने कहा गंगा बेसिन सबसे बढ़िया तरीका है आपको मार्क करने का। गंगा वाला बेसिन सबसे अच्छा रहेगा अलुवियल सॉइल मार्क करने के लिए। ये पूरा रीजन अलुवियल सॉइल के लिए है। यहां पे नैरो कर लीजिएगा और यहां पे बड़ा कर लीजिएगा रीजन, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलुवियल सॉइल हो जाएगा। आपको ब्लैक सॉइल कहेगा तो आप गुजरात मार्क कर लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। आपको कहेगा लेटरॉइड सॉइल, तो आप यहां पर जहां वेरी हेवी रेनफॉल हो रही है, मार्जिन इन दी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द वेस्ट कोस्ट, ठीक है, वहां मार्क कर दीजिएगा, लेटरॉइड सॉइल हो जाएगी। और इसके पीछे मार्क कर दीजिएगा तो रेड सॉइल हो जाएगी। तमिलनाडु में बहुत रेड सॉइल पाई जाती है, तो रेड सॉइल हो जाएगी। अब आपको मार्क करना है इसमें से ऑफशोर। नेम दी ऑफशोर ड्रिलिंग स्टेशन। तो ऑफशोर का एग्जांपल है मुंबई हाई। क्या नाम है, मुंबई हाई। ये रहा मुंबई आपका यहां पर, और इससे थोड़ा बाहर बना देंगे मुंबई हाई। क्या है मुंबई हाई, यहां हमारा ऑयल ड्रिलिंग स्टेशन है। ऑफ शोर मतलब समुद्र में, और ऑन शोर बोलेगा तो ओल्डेस्ट बोल सकता है। नेम दी ओल्डेस्ट ऑयल ड्रिलिंग स्टेशन इन इंडिया, तो जवाब है डिगबोई। देखिए यहां पर है डिगबोई, ये निशान बना हुआ है, चोंच दिखाई दे रही है इंडिया की बनी हुई, इसके पास में है। क्या नाम बताया मैंने, डिगबोई। इंडिया का ओल्डेस्ट ऑयल ड्रिलिंग स्टेशन यहीं पर है, आज तक तेल निकल रहा है, डिगबोई। और ऑफ शोर कौन सा है, मुंबई हाई। और आ जाइए, ये देखिए बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर है कोलकाता, और इसके बगल में है यस सिंहभूम। सिंहभूम आयरन ओर के लिए बहुत पॉपुलर जगह है, सिंहभूम, SINGH, सिंहभूम। और सिंहभूम के ठीक ऊपर देखिए ध्यान से, सिंहभूम के ठीक ऊपर, ठीक परपेंडिकुलर ऊपर, ठीक सिंहभूम के ऊपर, एग्जैक्ट ऊपर यहां पर है झरिया। झरिया इंडिया का लार्जेस्ट कोलफील्ड है, ओल्डेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट कोलफील्ड है झरिया, ओल्डेस्ट कोलफील्ड है रानीगंज। क्लियर है, सारी जगह हो गई मार्क। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, फिर पानी का अरेंजमेंट करो। झरिया किस स्टेट में है, झरिया इज इन झारखंड। आइए फटाफट आखिरी क्वेश्चंस कर रहे हैं। पानी बोले ना तुमको, आइए देखते हैं फटाफट जल्दी से। इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर अब आप, कि आपको कुछ मेन मेन सिटीज मार्क करनी है। तो दिल्ली खोजना सबसे आसान है, क्योंकि जहां पे आपने नेपाल देखा है, नेपाल के ठीक सामने यमुना है, पहले गंगा फिर यमुना, बाद वाली रिवर यमुना है, वहां पर बना हुआ है दिल्ली, वहीं पर बना हुआ है दिल्ली। और मुंबई आपको पहचानना सबसे आसान है, ये रहा मुंबई, देखिए डेंट बना हुआ है मुंबई। याद रखिएगा मुंबई एक कोस्टल प्लेन है, समुद्र में बनाइएगा, समुद्र को टच करता हुआ, समुद्र के बाहर ऐसे मत बना दीजिएगा बाहर की तरफ, ये भी गलत है, ठीक है, अंदर से बनाना है पर टच करता हुआ हो, ठीक है, कोस्ट लाइन को टच करता हुआ हो। आगे मुंबई हो गया, कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता ये रहा, देखिए यहां है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता हो गया। और क्या बचा, ये साथ में हम मार्क कर रहे हैं ना, वैसे मेरे सुपरस्टार हो गए, और 10 नंबर चाहिए होगा तो पक्का साथ में करो, अपना मैप बुक लेके बैठो, और टैली भी करा सकते हो चाहो तो, ठीक है। और क्या पहचानना है, कोलकाता मिल गया आपको, कोलकाता मिल गया, तो अब आगे मार्क करते हैं, आपको ले चलते हैं विशाखापट्टनम। देखिए विशाखापट्टनम एग्जैक्टली बीच में है, किसके, यहां पर है महानदी, यहां है गोदावरी, दोनों के एग्जैक्टली बीच में है विशाखापट्टनम। ये भी एक कोस्टल टाउन है, भारत का बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग यार्ड है यहां पर। और एक और खास बात है, विशाखापट्टनम में आयरन ओर की इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है शोर एरिया में। विशाखापट्टनम देखा कहां पर है, महानदी और गोदावरी के बीच में है। और अब आप इधर आ जाइए, देखिए ध्यान से, इधर देखिए ध्यान से, यहां पर आपको दिखेगा चेन्नई। चेन्नई कहां पर दिख रहा है आपको, तमिलनाडु में, की कैपिटल है, कोस्टल रीजन है चेन्नई। देखिए यहां पर रिवर है आपके पास कृष्णा, और नीचे कावेरी, दोनों के बीच में है चेन्नई, ठीक है, ये कावेरी है, दोनों के बीच में देखिए चेन्नई, कोस्टल रीजन है चेन्नई। अगर आपको चेन्नई मिल जाएगा तो आपको फिर बैंगलोर खोजना थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है, क्योंकि चेन्नई के पैरेलली थोड़ा सा इस साइड, थोड़ा सा टुवर्ड्स दी ईस्ट साइड आपको बैंगलोर मिलने वाला है। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका,
बेंगलुरु, मिल गया बेंगलुरु। चेन्नई के अपोजिट है, चेन्नई एकदम कोस्ट में है ईस्ट के, और वो टुवर्ड द सेंटर है। और आपको चेन्नई और बेंगलुरु के ऊपर चले जाएंगे, दोनों के ऑलमोस्ट मिड में चले जाएंगे, तो आपको मिलने वाला है हैदराबाद। हैदराबाद यहां पर है, इन दोनों के रिवर के टिप के बीच में हैदराबाद। क्लियर है? थोड़ा सा हैदराबाद और नीचे, ठीक है, हैदराबाद हो गया। अब आप दिल्ली के ठीक ऊपर चलेंगे तो इंडिया की गर्दन दिखाई देगी, ये रही इंडिया की गर्दन। यहां पर आपको दिखाई देगा चंडीगढ़, एकदम पैरेलल टू दिल्ली है, सॉरी एकदम परपेंडिकुलर टू दिल्ली, एकदम दिल्ली के ठीक ऊपर है, नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो गया आपके पास। तब ऊपर आइए, यहां पर आपको आ जाएगा झेलम नदी के टिप पर है श्रीनगर। श्रीनगर इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, याद होगा झेलम रिवर है ट्रिब्यूटरी श्रीनगर। और श्रीनगर के बाद इधर साइड लेह, लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, लेह उसका है कैपिटल, ठीक है। तो लेह लद्दाख हो गया, बेंगलुरु हो गया, श्रीनगर हो गया। इलाहाबाद तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, प्रयागराज हो गया इलाहाबाद अब, ठीक है। ये रही गंगा और ये रही यमुना। आप जूम करके भी देख सकते हैं, आपको पोजीशन एग्जैक्ट मार्क करनी है, डेंस पॉपुलेशन मार्क करना है, आप कोलकाता मार्क कर दीजिए, बंगाल मार्क कर दीजिए, डेंस एरिया हो जाएगा। और स्पेयर्स मार्क करना है तो आप जम्मू कश्मीर का ये टॉप रीजन मार्क कर दीजिए, स्पेयर रीजन हो जाएगा। तो जहां एरिया, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वो डेंस है, जहां कम है स्पेयर्स है, मार्क कर दीजिएगा, शेड करना होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आपको स्क्रीन पे वापस आपका मैप दिखा देते हैं। क्लियर है?